अभी इस कक्षा में पर चर्चा करेंगे हम लोग किश्तवाड़ एवं खानापुरी। पूर्व के क्लास था आपका सुबह में, फर्स्ट हाफ में क्या था भाई, वक्फ की भूमि और धार्मिक न्यास परिषद, शमशान और कब्रिस्तान पर हम लोग प्रथम क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो आपके साथ ही एक चीज छूट गया था बताना, जो वक्फ की भूमि होगी उसकी पक्षकार जिला अवकाफ कमेटी भी तो है ही, साथ ही जिला स्तर पर जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी का कार्यालय होता है, उनके द्वारा बंदोबस्त कार्यालय को वक्फ की औकीफ की सूची उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जो है यदि आपको पक्षकार बनाना होगा तो जिला कल्याण पदाधिकारी को पक्षकार बना देंगे, उन्हें भी आप बना सकते हैं। बनाने पर वो अपनी पक्ष वो वक्फ बोर्ड की तरफ से वो रखेंगे, जो है वो प्राधिकृत किए गए हैं। नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी को नामित किया गया है। चलिए अब इस कक्षा में जो हम लोग चर्चा करेंगे किश्तवाड़, और इस पर हम लोग किश्तवाड़ और खानापुरी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है किश्तवाड़ के पूर्व की तैयारी के बारे में। पूर्व के क्लास में आपको बताया गया होगा कि किश्तवाड़ के पूर्व क्या क्या करना है, मगर अब किश्तवाड़ जो कार्य प्रारंभ करेंगे ये आपका बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 6 के अंतर्गत किश्तवाड़ का कार्य किया जाना है। किश्तवाड़ प्रक्रम किया जाना है, सर्वेक्षण के किश्तवाड़ जो प्रक्रम है वो किया जाना है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 की धारा 7 में किश्तवाड़ के बारे में वो दी गई है, नियम 7 में दी गई है। वो उसमें नियम 1 से लेकर उप नियम 1 से लेकर 6 तक आपका विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है, ये आप जान लें। किश्तवाड़ के प्रक्रम में, ये क्रियान्वयन के प्रक्रम में कैसे करेंगे ये पहले आप जाने। पहले आपको बताए थे पूर्व के क्लास में कि किसी भी राजस्व ग्राम का किश्तवाड़ का क्रियान्वयन आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से धरातल मानचित्रण, सीमांकन और जमीनी सत्यापन द्वारा किया जाएगा। किश्तवाड़ का पहला है काम जो है बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, ये किश्तवाड़ का पहला काम है, ये आपका है पहला। इसी क्रम में जब किश्तवाड़ का कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें मानचित्र वितरण एवं प्राथमिक दायित्व है। मानचित्र वितरण आपका जो आपके जो जिला, जिस जिला में आप रहेंगे वो जिला के विभिन्न एजेंसी है, हमारी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, IIC, GIS कंसोर्टियम और ILFS, ये तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से सभी राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया है। और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की स्थापना किया जाता है और हवाई सर्वेक्षण के उपरांत मानचित्र निर्माण किया गया है। जब है सत्यापित ऑर्थोफोटो के डिजिटाइजेशन के उपरांत बंदोबस्त कार्यालय और शिविर को मानचित्र उपलब्ध कराया गया हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा। जब हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा जो मानचित्र जिला बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया गया, तो आपका जब शिविर का गठन हो जाएगा, धारा 8 नियम 8 के अंतर्गत खानापुरी दल का गठन हो जाता है और शिविर जब बन जाएगा तो शिविर में आपको जिला बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा विशेष सर्वेक्षण मानचित्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जब उपलब्ध हो जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग, पहले जब शिविर में आप एक पंजी रखेंगे, जो आपके उस पंजी में सभी राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र जो जिला बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त हुआ है उसकी पूरी विवरण, राजस्व ग्राम का नाम, थाना नंबर, वो कितने सीट में मानचित्र प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री कर देंगे, ताकि वो शिविर में पता चले कि आपका उस शिविर के अंतर्गत कितने राजस्व ग्राम में सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है और कितने राजस्व ग्राम का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र मुझे प्राप्त हुआ। साथ ही उसमें एक और कॉलम बना देंगे कि जो जिस जिला में आप रहेंगे उस जिला में, उस अंचल में कौन सा गत अधिकार अभिलेख के आधार पर राजस्व अभिलेखों का संधारण किया जा रहा है। यदि आपको पता चला कि भाई कैडस्ट्रल सर्वे खतियान के आधार पर वहां राजस्व अभिलेखों, राजस्व से संबंधित सारी कार्य किए जा रहे हैं, तो उसे ही मान्यता हो दी जाएगी। तो इसी स्थिति में रेफरेंस के रूप में मानचित्र भी आपको कैडस्ट्रल सर्वे का
जिला बंदोबस्त कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करना होगा। और उसी भी सूची जो है प्रत्येक राजस्व ग्राम की कितनी सीट में मानचित्र है राजस्व ग्राम का कैडस्ट्रल सर्वे का, वो भी उस पंजी में अपने शिविर में संधारित रखना आवश्यक है, ये आवश्यक है। और उस मानचित्र को एक लंबा ऐसा आता है मानचित्र रखने का, उसमें आप रखकर उसके बाहर में राजस्व ग्राम का नाम कितने सीट में है वो और थाना नंबर करके उसकी अच्छे ढंग से रखना आवश्यक है। यदि मानचित्र को फोल्ड करके रखेंगे तो उस मानचित्र क्या होगा, टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ताकि वो मेजरमेंट करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मानचित्र का रख रखाव भी एक रखना एक विशेष कार्य है। ये इसकी देखरेख करना आप सभी विशेष सर्वेक्षण कार्मिकों का दायित्व बनता है कि अमीन के द्वारा मानचित्र सही तरीके से रखा जा रहा है कि नहीं। शिविर में जो संबंधित लिपिक हैं, जो रिकॉर्ड रूम है, अभिलेखागार है, वहां मानचित्र सही तरीके से रखा जा रहा है कि नहीं। उस मानचित्र जो प्राप्त हुआ है जिला बंदोबस्त कार्यालय से, उसका पंजी का संधारण किया जा रहा है कि नहीं, पंजी में संधारित कर रखा जा रहा है कि नहीं। ये हो गई। जब मानचित्र आपको शिविर में प्राप्त हो जाएगा तो आप अपने अमीन को उपलब्ध कराएंगे। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा आपका, हवाई सर्वेक्षण मानचित्र पर विशेष सर्वेक्षण की सरजमीनी सीमा को मोटी रेखा से हार्ड कॉपी में प्रदर्शित कर लेना है। जो सीमा रेखा होगी उसको देख लें और पुरानी कैडस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे की जो मानचित्र की सीमा होगी उसके हल्के रंग से संदर्भ हेतु प्रदर्शित रहेगी, दिखेगी। तो ऐसी पूरे राजस्व ग्राम के क्षेत्रफल की तुलना आप कर लेंगे कि एसएस मानचित्र की पूरे मानचित्र की कुल क्षेत्रफल और कैडस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे का जो मानचित्र होगा उसका कुल क्षेत्रफल, दोनों की तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर आपको लगे कि भाई मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एसएस मानचित्र का 525 एकड़ है और कैडस्ट्रल सर्वे का रकबा 520 एकड़ है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों के रकबा में अंतर, कुल रकबा में अंतर 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 5% से कम है तब वो मानचित्र के आधार पर हम किस्तवार का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यदि कैडस्ट्रल सर्वे की कुल रकबा से 5% से अगर ज्यादा है एसएस मानचित्र का कुल रकबा, तब आप अपने शिविर प्रभारी के जो शिविर के प्रभारी हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, उन्हें प्रतिवेदित करेंगे और उनके द्वारा एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा उस मानचित्र को देखने के लिए। उसके बावजूद भी अगर अंतर अगर है कि नहीं, अगर वो अंतर रहेगी तो ऐसी स्थिति में ये विधिवत अभिलेखबद्ध करते हुए इसे बंदोबस्त अधिकारी को भेजा जाएगा। इस प्रकार वो उनके आदेशोपरांत उसकी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। एक ये प्रक्रिया हो गई। अब आइए, जब एसएस मानचित्र अमीन को देंगे तो पहला काम क्या करेंगे आप, पहला काम आपका काम है कि त्रिसीमानों और मुस्तकिलों की पहचान करना। इस कार्य में करने के लिए त्रिसीमानों और मुस्तकिलों की पहचान करना, इस कार्य करने के लिए आपको हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि ईटीएस मशीन के साथ आपको सहयोग प्रदान करेंगे। ये आप ये ध्यान दें, पहला तो है। तो उस स्थिति में ये आपको ईटीएस मशीन लेकर वो रहेंगे, साथ साथ वो लैपटॉप लेकर भी रहेंगे आवश्यकता अनुसार। और वो उनकी दायित्व बनता है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का कि त्रिसीमाना का पहचान कराना। वो पहचान करेंगे और आपके अमीन उसकी सत्यापन करेंगे, आप ये समझ लीजिए। और आपकी उसकी अमीन के द्वारा जो सत्यापन किया जाएगा उसका पर्यवेक्षण आपके द्वारा किया जाएगा। आप ये ध्यान दें, वो पर्यवेक्षण आपका करना दायित्व है और उस पर्यवेक्षण का दायित्व है कि 25% आपको प्रत्येक गांवों का जांच करना है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जब मानचित्र मिल गया तब त्रिसीमाना वह बिंदु है जहां तीन मौजों की सीमा आपस में मिलती है और वहां देखेंगे कि नक्शे पर एक तोखा लाइन होगा, दर्शाया जाता है। जहां तीन सीमाना मिलती है वहां एक तोखा लाइन होती है, एक जरीब हटकर 5 जरीब की होती है। आप समझ लीजिए, एक जरीब का जब आप कन्वर्जन करेंगे तो 66.5 फीट के करीब आएगा फीट में, और उसके बाद 5 जरीब, उस हिसाब से 66.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो लाइन होगी उतनी लंबी होती है वो।
इस प्रकार हटकर दो राजस्व ग्रामों के बीच वो उभयनिष्ठ रेखा बनी रहती है। ठीक है, जब अब आगे बढ़ेंगे फिर अमीन आपका क्या करेंगे कि सरहद का कैसे पता करेंगे। तब जब त्रिसीमाना का पहचान करना होगा तो वहां तीनों राजस्व ग्राम के अमीन को भी आप वहां बुला लेंगे और सब तीनों जो सटे हुए तीनों राजस्व ग्राम होते हैं उनके अमीन, विशेष सर्वेक्षण अमीन और अपने गत मानचित्र जो होगा एसएस कैडस्ट्रल सर्वे या रिवीजन सर्वे का वो रेफरेंस के रूप में वो रखेंगे और एसएस मानचित्र भी उनके पास रहेगा। और फिर वो क्या करेंगे भाई, पहले त्रिसीमाना को उनको चिन्हित करना है, गांव का ट्रांजैक्शन फिक्स करना है। त्रिसीमाना फिक्स करने के लिए अमीन अपने कैडेस्ट्रल सर्वे में तिरमेरा चौरमेरा प्लॉट देखेंगे। जहां 3 प्लॉट का मिलन होता है उसको तिरमेरा बोलते हैं, जहां 4 प्लॉट का मिलन होगा वो चौरमेरा बोलते हैं। उस कैडेस्ट्रल सर्वे में उसको चिन्हित कर लेंगे, डिमार्केट कर लेंगे और उसी प्लॉट का एसएस मानचित्र में भी देखेंगे, उसी तरह का ढूंढेंगे कि एसएस मानचित्र में भी वैसा है कि नहीं। ये दोनों जब मिल गया तो फिर स्थल पर भी देखेंगे कि उस तरह का प्लॉट स्थल पर है कि नहीं। ठीक है, या तिरमेरा चौरमेरा नहीं मिले तो कैडेस्ट्रल सर्वे में कोई ऐसा फिक्स पॉइंट देखे जो एसएस मानचित्र में भी वही फिक्स पॉइंट हो और स्थल पर भी हो, तो उस तरह से वहां से वो जो ट्रांजैक्शन होगी एसएस मानचित्र में या कैडेस्ट्रल में दिख रहा है वहां एक पहले मानचित्र पर मेजरमेंट लेकर स्थल पर मेजरमेंट करके ईटीएस के माध्यम से उस ट्रांजैक्शन पर पहुंचेंगे। इसी प्रक्रिया को तीनों अमीन अपने अपने गांवों से करेंगे, संबंधित राजस्व ग्राम से करेंगे, तब जाकर उसकी वहां पर मिलान कर ट्रांजैक्शन फिक्स करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 गांवों से हम टाई लाइन डाल रहे हैं तो जाकर वहां बैठता है, एक गांव से 5 फीट का अंतर आ गया, 7 फीट का अंतर आ गया, तब क्या करेंगे, ऐसा भी मिलेगा आपको। तो इसी स्थिति में आप जिस राजस्व ग्राम में अगर ट्रांजैक्शन पर टाई लाइन डालते हैं, अगर 5 फीट 7 फीट 10 फीट का अगर अंतर आता है तब पहले उस गांव की जो सीमा होगी ठीक उसके अपोजिट जो बाउंड्री होगा उसे फिक्स करने का प्रयास करेंगे। तब क्या करेंगे, उसके बगल वाले गांव में जब चले जाएंगे और जाकर वो फिक्स कर मेजरमेंट कर लाना होगी और तब उस स्थिति में फिर वो मिल जाएगा। यदि नहीं मिला तो आप वहां पर क्या करेंगे, उसका मीन निकालकर उस ट्रांजैक्शन को फिक्स किया जाता है। इस प्रकार से जब ट्रांजैक्शन फिक्स हो गई, उसकी शुद्धता की जांच कर लिए, तब वो ट्रांजैक्शन वहां निश्चित किया जाता है और उसकी आपका एक पत्थर या किसी जो एजेंसी होंगे उसको सीमेंट बालू से उसको फिक्स कर उसकी डीजीपीएस के माध्यम से कोऑर्डिनेट लेते हैं। साथ ही इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले एक हम छूट गया था बताना, आपको बता दें कि जब मानचित्र एजेंसी के द्वारा दिया जाएगा तो उस मानचित्र की एक्यूरेसी की भी जांच कर लेंगे, तब इस प्रक्रिया को करेंगे जो अभी हम चर्चा किए। ये आपको बताना भूल गए थे, उस जो मानचित्र मिलेगा एसएस मानचित्र, उसमें देखेंगे कि आप फिक्स पॉइंट उस मानचित्र में चारों दिशा में पहले उत्तर दिशा की ओर शुरू करेंगे, उसमें 2 फिक्स पॉइंट की दूरी उस मानचित्र में ले लें और स्थल पर की जो दूरी है दोनों फिक्स पॉइंट की, वो दोनों अगर 20 सेंटीमीटर से कम है तो मानचित्र हमारा सही है, एक ये मिलान कर लिए। फिर दूसरे दिशा में इस तरह का प्रक्रिया को अपनाएंगे, 2 फिक्स पॉइंट की दूरी ले लें मानचित्र में और स्थल पर भी दोनों फिक्स पॉइंट की दूरी दोनों समान होनी चाहिए या 20 सेंटीमीटर से कम अंतर आना चाहिए। अगर सही है तो मानचित्र सही है। इस प्रक्रिया को अपनाकर पहले मानचित्र का भी हम सत्यापन कर लेते हैं, तब जाकर वो हम ट्रांजैक्शन का और मुस्तकिल की पहचान की प्रक्रिया हम करते हैं और उसमें हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का दायित्व बनता है। तो जब मुस्तकिल की पहचान करने चलेंगे, ट्रांजैक्शन फिक्स करने चलेंगे, तो संबंधित तीनों राजस्व ग्राम के अमीन भी रहेंगे, अपने रेफरेंस मैप के साथ वो पहचान करेंगे। इसी प्रक्रिया के साथ हम फिर दूसरे उत्तर से शुरू किए तो फिर हम जाएंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम ट्रांजैक्शन जब फिक्स करें वहां भी तीनों गांव की मिलन होगी। इसी प्रक्रिया को अपनाकर हम करेंगे जो आपको पता है कि आप उस मानचित्र में फिक्स पॉइंट देख लें किसी राजस्व ग्राम में, और या तिरमेरा देख लें प्लॉट, चारमेरा देख लें, अगर फिक्स पॉइंट नहीं है उस पर अपने एसएस मानचित्र पर उसकी दूरी का मिलान और एसएस कैडेस्ट्रल मानचित्र की दूरी का मिलान कर आप स्थल पर जब टाई लाइन डालकर इस प्रक्रिया को अपनाते हुए तीनों गांवों से अमीन ये करते हैं
तब वहां ट्रांजेक्शन का फिक्स होती है। अगर अंतर आता है तब उसके बगल वाले गांव से प्रारंभ कर कर, किसी गांव में अगर 5 फीट 7 फीट के अंतर आती है तो बगल वाले गांव से कार्य को प्रारंभ कर कर इसको मिलान करते हैं, मिलान करके उस ट्रांजेक्शन की फिक्स किया जाता है एजेंसी के द्वारा, और उसकी सत्यापन अमीन के द्वारा किया जाएगा और उसकी पर्यवेक्षण आपके द्वारा किया जाएगा। और जब दो गांव की फिक्स हो गई तो उसी स्थिति में ट्रांजेक्शन जब सभी गांवों का जब फिक्स हो जाएगा तो उसकी कोऑर्डिनेट लेना होता है, वो डीजीपीएस के माध्यम से होता है। उसी डीजीपीएस के माध्यम से कोऑर्डिनेट लेकर उसकी हम कोऑर्डिनेट लेते हैं और शिविर में भी उसका कोऑर्डिनेट को संधारित किया जाता है और एजेंसी भी उसे अपने डाटाबेस में संधारित करते हैं। और करने के बाद में दो ट्रांजैक्शन के बीच में दो राजस्व ग्रामों का यूनिक बाउंड्री का भी निर्धारण किया जाता है। जब आप दो राजस्व ग्रामों की यूनिक बाउंड्री का मिलान कर लेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि दो राजस्व ग्रामों के बीच में गैप मिलेगा या दोनों राजस्व ग्राम जो होंगे एक दूसरे पर ओवरलैप भी हो सकते हैं। वैसी स्थिति में आप जैसे ही ट्रांजैक्शन के बाद दोनों राजस्व ग्राम के अमीन अपने अपने राजस्व ग्राम से तिरमेरा चौरमेरा या फिक्स पॉइंट से वो करते हुए और स्थल पर वो जो बाउंड्री लाइन होती है वहां ठोकर मारते हुए मिलान करते हैं। अगर मान लीजिए कि रैयतों का जहां शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और उनकी जो बाउंड्री पर खेसरा है उनकी रकबा जितनी पूरा हो जाती है उसके बाद अगर कोई प्लॉट बचता है, रकबा बचता है, तो उसी स्थिति में एक खेसरा का निर्माण किया जाता है, अन्यथा शांतिपूर्ण दखल कब्जा देखते हुए इस यूनिक बाउंड्री का निर्धारण कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक ट्रांजेक्शन से दूसरे ट्रांजेक्शन तक इस कार्य को किया जाता है। इसी प्रकार से संबंधित राजस्व ग्राम में चारों तरफ घूमकर ट्रांजेक्शन की फिक्स किया जाता है और यूनिक बाउंड्री का निर्धारण किया जाता है और इसकी कोऑर्डिनेट लेकर ली जाती है। साथ ही इस प्रकार से इस कार्य को किया जाता है और इसी काम को भी ग्राम सीमा का सत्यापन करते हैं, जो आपको बताया कि धरातल मानचित्रण, भूखंडों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन ये होती है। जब ये प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी तब फिर इंटरनल प्लॉट का मिलान करते हैं किस्तवार के क्रम में। उसमें क्या करते हैं भाई, उत्तर पश्चिम से हम गए प्लॉट पर, जो एसएस मानचित्र जो देता है वो क्या है, वर्तमान में जो धरातल की स्थिति होती है उसी की रिप्लिका होती है, उसी की फोटो होती है। तो उसमें जो खेती करने के उद्देश्य से एक रैयत एक प्लॉट में मेड़ डालकर 4 भाग में विभाजित कर कर खेत बनाए रखते हैं। तो आप जब प्लॉट पर जाएंगे तो क्या देखेंगे कि भाई आप रैयत से पूछेंगे कि ये चारों खेत आप ही का है, रैयत बोलेगा हाँ ये मेरा चारों खेत एक ही है और एक ही प्लॉट से एक ही प्लॉट में हम मेड़ डालकर खेती करने के उद्देश्य से 4 खेत बनाए हुए हैं। तो उसी स्थिति में एफ लगाकर या एस लगाकर हम एक प्लॉट का निर्माण करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें देखना है कि एक खेत जो है एक ही रैयत का हो, एक ही स्वामित्व का हो, माने एक ही खेसरा का हो। ऐसा नहीं कि दो खेसरा मिलाकर भी वो रैयत जो है खेती करने के उद्देश्य से वो 4 भाग में 5 भाग में बना देंगे। तो उसी स्थिति में अगर आप एक खेत बनाते हैं तो दोनों प्लॉट का मिलन हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। तो उसी स्थिति में वो भी अगर होगा, एक ही स्वामित्व का अगर 2 प्लॉट है, एक ही रैयत का दोनों प्लॉट है, तो एक प्लॉट का निर्माण वहां कर देंगे, उसको मिलाकर आप बना सकते हैं। तो सिर्फ वहां पर हम भूखंडों का जो है सत्यापन कर कर सिर्फ खेसरा का निर्माण करते हैं, उसकी स्वामित्व का निर्धारण किस्तवार में नहीं किया जाता है, इसलिए समय का बचत होगा। आप ये जान लें, अमीन को किस्तवार का काम दिया हुआ है नियम 7 उपनियम 5 में कि राजस्व ग्राम के मानचित्र का सत्यापन अमीन को 30 कार्य दिवस के अंदर में करना है। यदि मान लीजिए कि प्रत्येक भूखंड का खेसरों का अगर वो स्वामित्व भी देखकर अगर वो निर्धारण करेंगे तो 30 कार्य दिवस में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस कार्य को शीघ्र करने के लिए एक टिप्स है, कैसे हम जल्दी करेंगे। सिर्फ वो प्लॉट पर जाएं, अमीन प्लॉट पर जाएं और जाकर सिर्फ ये रैयतों से पूछें कि ये जो खेत बना है एक ही प्लॉट से का खेत है कि 2 प्लॉट का है, एक ही रैयत का एक ही स्वामित्व का अगर प्लॉट है तो एक प्लॉट का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार इस प्रक्रिया को अपनाते हुए वो प्रयास रहे कि 30 कार्य दिवस के अंदर में किस्तवार का कार्य कर लें, वो जमीनी सत्यापन कर लें। तो किस्तवार में आपका बेस मैपिंग, धरातल मानचित्रण, सीमांकन और जमीनी सत्यापन का कार्य करना है।
ये है। और आप ये जान लें कि नियम 7 उप नियम 3 में आपको सभी भूखंडों का के 25% आपके द्वारा सत्यापन किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनों के द्वारा 25% सत्यापन करेंगे और विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी 10% करेंगे और प्रभारी पदाधिकारी उन्हें 2% करना है और बंदोबस्त पदाधिकारी को किस्तवार में भूखंडों का सत्यापन 1% करना है। किस्तवार में खेसरों का सत्यापन नहीं करना है, भूखंडों का सत्यापन करना है। हमारा एसएस मानचित्र क्या है भाई? वो भूखंड की फोटो है, ये आप जान ले। इसलिए इस प्रक्रिया को ही सिर्फ अपनाना है, ये आप जान ले। ये किस्तवार में इस प्रकार से कार्य करना है। कभी कभी ऐसा हो मिलेगा कि किस्तवार करने गए, एक गांव है जो नदी के किनारे है, ऐसा भी आपको मिलेगा। नदी के मार्ग परिवर्तन होने से राजेश ग्राम का कुछ प्लॉट नदी के अंदर में चला गया, तो अब आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में जो नदी के अंदर में चला गया तो सिर्फ एक उस नदी का जो प्लॉट नंबर होगा 1 नंबर पड़ेगा। जिस राजेश ग्राम के अंतर्गत पड़ेगा नदी की भाग, वो एक प्लॉट, उसका खेसरा एक ही बनेगा, एक ही प्लॉट बनेगा। और जब खाना पूरी करने चलेंगे तो उस समय बताएंगे कि उस जो नदी के अंदर में रैती प्लॉट चला गया, तब वो क्या होगा? उस खेसरा उसके अभिक्ति कॉलम में प्रपत्र 6 में लिख दिया जाएगा। ऐसा भी होगा। कुछ ऐसा है कि पूर्व में कैडस्ट्रल सर्वे के समय में वो गांव नदी के करीब था और नदी जो है उस गांव से अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू। समझ लीजिए, ये जो नदी जो है, नदी का क्या होगा? यदि नदी के गांव से दूर चला गया और नदी में जो प्लॉट जाती है वो उसे बिहार सरकार माना जाता है, वो सरकारी भूमि माना जाता है। नदी जो है वो नदी के अंदर जो प्लॉट चला जाएगा, जब तक नदी के अंदर है वो सरकारी भूमि मानी जाएगी। तो आप कैडस्ट्रल सर्वे में देखेंगे कि नदी की भूमि क्या है भाई? अगर हमारा उस समय कैडस्ट्रल सर्वे के समय नदी थी और वो सरकारी भूमि थी, बिहार है गर्मजरो आम उसको माना जाता है। तो अगर नदी से परिवर्तन होने से फिर गांव से ज्यादा दूर चला गया और वो प्लॉट निकल गया और वो कैडस्ट्रल सर्वे में वो सरकारी ही भूमि है, तो वर्तमान में किस्तवार के क्रम में वो सरकारी भूमि के रूप में ही उसका खेसरा का निर्माण होगा। ये इस तरह से कई कंडीशन आएंगे अलग अलग तरीके से और आएंगे, और उसी हिसाब से हम किस्तवार का कार्य करते हैं। अब आइए, ये किस्तवार का ये हो गया। अब जब हम किस्तवार कर लिए तो फिर क्या होगा भाई? कि हमको खानापुरी का काम करना है। तो वहां खानापुरी में क्या होती है? खेसरों की नंबरिंग होती है। ये आप समझ लें कि खेसरों के नंबरिंग का कार्य करेंगे तो खानापुरी में करेंगे। तो खानापुरी के लिए क्या है कि वो आपका प्रपत्र 3-2 है यादाश्त पंजी, आप एक रजिस्टर मिलेगी, वो खेसरा पर बार यादाश्त पंजी का संधारण किया जाता है। साथ ही आपको प्रपत्र 6 एक खेसरा पंजी है, खेसरा पंजी, वो खेसरा पंजी प्रपत्र 6 में संधारित किया जाता है। अब यहाँ खानापुरी का कार्य करेंगे। तो खानापुरी का कार्य नियम 9 के अंतर्गत खानापुरी का कार्य की सारी बातें उसमें नियमावली में है। बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, बंदोबस्त नियमावली के नियम 9 में खानापुरी कार्य कैसे होगा उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। अब है इसी में आप जान लें, आप खानापुरी के पूर्व आपको पूर्व तैयारी 3-1 वंशावली है, आप आम सभा करके वंशावली का भी आप अनुमोदन कराए होंगे, अनुमोदन करके वो आप रखेंगे। साथ ही प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी तैयार किए होंगे, जो गत अधिकार अभिलेख का सार होता है। सार में खेसरावार उसमें रकबा दर्ज की जाती है, ये समझ लीजिए। ये भी हमको अभी उपयोग में आएगा। साथ ही हम किस्तवार के पूर्व अंचल कार्यालय से हम बंदोबस्ती से संबंधित की सूची लाते हैं, कैसरे बुंद की सूची लाते हैं, सरकारी भूमि की सूची मिली होगी वो सब लाएंगे। साथ ही आप वक्फ की बारे में बताएं, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा जिला के जो अल्पसंख्यक पदाधिकारी हैं, जो नोडल पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा भी औकीफ की सूची उपलब्ध कराया गया होगा, वो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन भूमि वक्फ की है। साथ ही धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा भी आपको सूची प्राप्त होगी। फिर जितने आपके ग्राम के अंतर्गत जो सरकारी भूमि है, विभिन्न विभागों की सूची है, विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जिले की भूमि की सूची आपको उपलब्ध करा देंगे।
ये भी खानापुरी में जरूरत होगी। इस तरह की सारी सूचियां या अभिलेख, राजस्व अभिलेख आप रखेंगे अपने समक्ष। आपको यह खानापुरी कार्य से लिए हैं सब दो प्रपत्र 2 में, उसकी भी सत्यापन कर कर आप प्रपत्र 3 बनाए होंगे, बनाना है, ये बनाए होंगे। जो गैर सत्यापित होगा उसे प्रपत्र 4 में आप उसकी सूची बनाया है या विवादग्रस्त। इस तरह से ये सब सारी सामग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप खानापुरी का कार्य प्रारंभ करते हैं। जब खानापुरी का कार्य प्रारंभ करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? पहले आप क्या करेंगे, उस ग्राम का जो विशेष मानचित्र जो है किस्तवार कर लिए, वो किस्तवार जब आप समाप्त करेंगे उस मानचित्र को आप अपने एजेंसी को लौटाते हैं। एजेंसी क्या करती है, उस मानचित्र को फिर ठीक कर कर, क्योंकि उस मानचित्र हमारा क्या था भाई, जो कैडस्ट्रल सर्वे के लिए जो किस्तवार करने के लिए जो मानचित्र दिया था, क्या था वो हमारा धरातल का फोटो था, रिप्लिका था। उसको हम किस्तवार में सत्यापन के क्रम में भूखंडों का हम मिलान करके खेसरे का निर्माण किए और उसका नंबरिंग कर दिए। खेसरा का नंबर डालकर हम उसको मानचित्र हम एजेंसी को लौटाए, तो फिर वो फ्रेश मानचित्र बना कर देगा, खेसरा नंबर डालकर देगा जो खानापुरी के लिए। तो फिर उसी मानचित्र पर हम कार्य करते हैं। जब किस्तवार के बाद करने के बाद जो मानचित्र एजेंसी के द्वारा लौटाया जाएगा उसके भी हम प्रदर्शन करते हैं रैयतों को देखने के लिए, ये किस्तवार हुआ, ये खानापुरी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो मानचित्र देगा। तब हम खानापुरी का कार्य प्रारंभ करते हैं। इन तैयारियों के साथ हम खानापुरी का कार्य बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 के नियम 9 के अंतर्गत हम खानापुरी का कार्य प्रारंभ करते हैं। ये आप समझ लीजिए। इतनी तैयारी जब कर लिए तब शुरू करते हैं। तब क्या शुरू करेंगे भाई? यादाश्त पंजी अमीन को दे दीजिए, प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी दे दीजिए, और ये सारी डॉक्यूमेंट जो बताए आपको अभिलेख, उनको अमीन के द्वारा उपलब्ध कराना होगा। और वो जब उस मानचित्र लेकर जाएंगे स्थल पर, हम प्लॉट नंबर 1 पर पहुंचे, रैयत से पूछे ये जमीन कैसे आपको प्राप्त हुई है। रैयत बताएगा कि ये जमीन हमको खानदानी था, हमको गत अधिकार अभिलेख में मेरे दादाजी के नाम से था। तब फिर आप वंशावली आपकी अमीन निकालेंगे, उस गत अधिकार अभिलेख के आधार पर ही हम वंश वृक्ष बनाते हैं, वंशावली बनाते हैं, जिसको हम आम सभा से अनुमोदन कराए हैं। तो गत अधिकार अभिलेख में दादा के नाम था, अब वर्तमान में उसका पौत्र उसका दावेदार है। हम वंश वृक्ष से उसको मिलान कर लिए और इस प्रकार से हम उस खेसरे में हम अमीन आपका प्रतिवेदन करेगा प्लॉट नंबर 1 पर कि गत अधिकार अभिलेख इनके दादा का नाम देते हुए उनके नाम से है, वर्तमान में वंशावली संख्या जो अनुमोदन कराया है उसका नंबर दाते हुए उतने पृष्ठ पर अंकित है, जिसमें इनका पौत्र का हिस्सा इतनी जमीन पर पड़ता है और इनके दखल में है, इसलिए उत्तराधिकारी के आधार पर इनके पौत्र का नाम दर्ज किया जा सकता है। तो आप विशेष सर्वेक्षण जो कानून है तब आप उसको अनुमोदित करेंगे, आप पारित करेंगे, पास करेंगे यादाश्त पंजी पर, और पार करने के बाद उस यादाश्त पंजी में कॉलम दी गई है कि प्रपत्र 6 में अंकित करेंगे। तो दिनांक इतना को तारीख को वो प्रपत्र 6 का जो खेसरा पंजी दिए हैं उसमें रैयत का नाम, पिता का नाम, उस खेसरा पंजी में उसकी जाति, उसका लिंग, ये सब दर्ज करते हुए और भूमि का ब्यौरा दर्ज करेंगे। खेसरा, नया खेसरा, पुराना खेसरा और खाता और रकबा। रकबा में भी खेसरा पंजी में वो कृषि भूमि है, अकृषि भूमि है, अन्य है, इस तरह से पूरा वो दर्ज करेंगे। उसमें फसल के बारे में भी दर्ज करेंगे। इस प्रकार से वो खेसरा पंजी का संधारण करता है। मनोज कुमार जी, ध्यान आपकी दूसरी ओर है, आप हंस रहे हैं। मनोज जी, मनोज कुमार जी, आप अपना ध्यान इधर रखें, कृपया करके। हम आप सबको देख रहे हैं और आप सभी को हमारे उच्च पदाधिकारी भी देख रहे हैं, तो आपका रिमार्क्स बहुत गलत जाएगा। ये जो है आप हमारे जो पृष्ठ से जो है ना, सब लोग हम एक दूसरे को रूबरू हो रहे हैं। चलिए, और इससे फ्लो भी खत्म होता है बताने में। आप ये सब है इस प्रकार से यादाश्त पंजी का संधारण करेंगे और यादाश्त पंजी पर प्रतिवेदन देगा अमीन, और आदेश आपके द्वारा किया जाएगा, आपके द्वारा पारित किया जाएगा। तत्पश्चात खेसरा पंजी का निर्माण होती है। अब आइए यादाश्त पंजी में पहला क्या हुआ भाई, खतियान के गत अधिकार अभिलेख में
पूर्वजों के नाम से था, वंश वृक्ष के आधार पर प्रपत्र हुए या उनके हिस्सेदार हुए, जो उनकी वंशावली के आधार पर उनका नाम दर्ज होगा। फिर बहुत सी जमीन होगी, कोई रैयत प्लॉट नंबर 2 पर गया, मान लो रैयत से आप पूछेंगे ये जमीन कैसे प्राप्त किए, तो बताएगा स्वामित्व का आधार कि ये जमीन मुझे क्रय के द्वारा हम प्राप्त किए हैं, हम इसको खरीदे हैं, तो अपना दस्तावेज देगा, विक्रय पत्र देगा। तो उस विक्रय पत्र के आधार पर अमीन जो उसी एजाज पंजी में वो गत अधिकार अभिलेख के बारे में लिखेगा, उसकी वंशावली का लिखेगा, और जो इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, लिखित जो दे रहे हैं विक्रय पत्र, उसमें विक्रेता का नाम उस वंश वृक्ष में पौत्र के रूप में नाम उनका होगा, और उसके क्रेता वो दावा कर रहा है कि ये जमीन हम खरीदे हैं, तो अमीन आपका उसी आदाज पर उस विक्रय पत्र संख्या दिनांक देते हुए लिखेगा कि ये केवाला खतियानी रैयत के पौत्र से प्राप्त किए हैं, क्रेता प्राप्त किए हैं, खरीदे हैं, और उनका दखल कब्जा है, और इनके नाम से खेसरा पंजी का संधारण किया जा सकता है। तब आपके द्वारा अनुमोदित किया जाएगा कि हाँ, ये आदेश दिया जाएगा कि इनका नाम खेसरा पंजी में दर्ज करें, तब ये दर्ज करेंगे। ठीक, इंस्ट्रूमेंट ये हो गया। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ भाई? उत्तराधिकारी के आधार पर वारिस, दूसरा क्रय के आधार पर, फिर है दान में कोई हो सकता है जो खतियानी रैयत के जो पौत्र हैं या प्रपत्र हैं वो किसी को दान कर दिए, किसी को गिफ्ट लिख दिए, तो वो रैयत के द्वारा जब खाना पूरी करने जाएगा तो दान पत्र दिखाएगा। तो दान पत्र में भी आप राजस्व रसीद का भी मांग करें, विक्रय पत्र में भी मांग करें। यदि अंचल अधिकारी के द्वारा उस विक्रय पत्र के आधार पर या वंशावली के आधार पर उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वहां कराकर राजस्व रसीद भी प्रस्तुत करेगा, या दान के साथ भी राजस्व रसीद प्रस्तुत करेगा, उसका नकल भी मांग कर सकते हैं। इन सारी बातों लिखकर अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया जाएगा, और आप विशेष सर्वेक्षण कानूनों के द्वारा आदेश दिया जाएगा। आप ही के आदेश पर खेसरा पंजी का संधारण किया जाएगा। अब आइए, विनिमय का भी मिल सकता है। एक्सचेंज आप सुने होंगे, दाखिल खारिज एक्सचेंज पर होती है। मैंने मेरी जमीन है जो आपको दे दिए, आपकी जमीन मुझे मिल गया, इस एक्सचेंज भी क्या होगा भाई? रजिस्टर्ड होगा। जितनी चीजें बता रहा हूं मैं, या विक्रय पत्र हो, दान हो, एक्सचेंज हो, सब इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप समझ लीजिए, वो निबंधित होना चाहिए, अनिबंधित नहीं होना चाहिए। ये एक्सचेंज भी बदलायन होगा। तो आपकी जमीन मुझे मिल गया, मेरी जमीन आपको मिल गया, इसके आधार पर भी अंचल अधिकारी से भी दाखिल खारिज कराकर रसीद के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि नहीं प्रस्तुत किए तो आपके पास गत अधिकार अभिलेख और वंश वृक्ष है, उसके आधार पर आप मिलान करते हुए आपकी अमीन प्रतिवेदित करेंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी है अमीन, और आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा, खेसरा पंजी का संधारण होगा। ये खानापुरी का काम इस इंस्ट्रूमेंट के आधार पर भी होगा। फिर है विरासत उत्तराधिकारी, जो पहला बताया, कुछ ऐसा भी मिलेगा कि भाई जो खतियानी रैयत है वो डेथ कर गए, उनका कोई वारिस नहीं है, तब क्या होगा? तो आप देख लें, अगर वारिस नहीं है तब वो संपत्ति जो है इस्चीट हो जाएगा, वो बिहार सरकार के नाम से जाएगा, उसके राजगामित्व संपत्ति बोला जाता है, ये आप जान लें। उस स्थिति में जाएगी। यदि मान लीजिए कि उसके वंशज हैं, उत्तराधिकारी है, तो उत्तराधिकारी दाखिल खारिज अंचल कार्यालय से आएगा कराकर, तो राजस्व रसीद के आधार पर भी आप खोल सकते हैं, या वंश वृक्ष के आधार पर भी आप खेसरा पंजी का निर्माण कर सकते हैं। यादाश्त पंजी में अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया जाएगा और आपके द्वारा आदेश किया जाएगा। फिर आपको बहुत सा मिलेगा कि भाई खतियानी रैयत के वंशज आपस में कोर्ट में, सिविल न्यायालय में मुकदमा दायर कर टाइटल पार्टीशन लड़ रहे थे, और उसके तत्पश्चात सिविल न्यायालय के द्वारा बंटवारा के आधार पर बंटवारा का आदेश पारित किया गया, उसका भी अंचल कार्यालय से राजस्व रसीद कटा कर लाएगा। उसके आधार पर भी अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज हुई होगी, दाखिल खारिज के आधार पर वो रसीद वो सिविल न्यायालय का आदेश होगा, डिक्री होगी, वो आपको प्रस्तुत करेंगे। उसके आधार पर भी आप अमीन आपके यादाश्त पंजी पर प्रतिवेदन देंगे और आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा। एक ये भी प्रक्रिया है। दूसरी है भू अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत कोई भूमि अर्जन हुई है किसी विभाग के लिए, किसी सरकारी काम के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए,
तो उसी स्थिति में आपका शिविर प्रभारी खानापुरी के पूर्व आपके की पूर्व जो तैयारी होती है उसमें भूअर्जन कार्यालय होते हैं, जिला भूअर्जन कार्यालय, वहां से भी आपके अर्जन से संबंधित सूची लेकर आएंगे, दस्तावेज की किस किस विभाग के नाम से जमीन अर्जन किया गया है, उस विभाग के नाम पर यादाश्त पारित कर कर उस खतियान में रहती भूमि थी, किसी रैयत के नाम से था, उसका स्वामित्व समाप्त कर कर संबंधित जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय होंगे, विभाग होंगे, उनके नाम से आप यादाश्त पारित कर कर खेसरा पंजी 6 में संधारण करेंगे। अब मिला बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 के अधीन प्रदत्त भूमि, कोई भी जमीन जो है भूदान के अंतर्गत जमीन किसी मिला, भूदान में मिला किसी रैयत को, तो अंचल अधिकारी के द्वारा उसकी वितरण होती है। उप संहारता भूमि सुधार के पदाधिकारी से संपुष्ट होने के बाद अंचल अधिकारी के द्वारा उसके नामांतरण किया जाता है। रैयत से हटाकर जिस दाता को मिलता है, दान में मिलता है, उनके नाम से नामांतरण होती है। उसकी भी सूची अंचल से मिलेगी। आप उस व्यक्ति के नाम से आप खाते का निर्माण करेंगे। मगर जब भूदान की भूमि अगर होगी तो आप जान लें वो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, उसकी ट्रांसफर नहीं होती है भूदान की भूमि की। तो आप क्या करेंगे, जब प्रपत्र 6 में खेसरा पंजी का निर्माण करते हैं तो कैफियत कॉलम में दाहिनी तरफ अभिव्यक्ति कॉलम में आप लिख देंगे भूदान की भूमि। इससे पता चल जाएगा कि वो जमीन भूदान में उसे रैयत को प्राप्त हुआ, ये नॉन ट्रांसफरेबल है। साथ ही अब आइए फिर मिलेगा आपको बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टे टेंडेंसी एक्ट 1947, जिसे कहते हैं हिंदी में बिहार प्रशय प्राप्त व्यक्ति बास्कित काश्तकारी अधिनियम 1947 के अधीन किसी बास्कित स्थल की बंदोबस्ती आपको ये अंचल अधिकारी के द्वारा किया जाता है। वो प्रपत्र जी में प्रपत्र जी नोट कर लीजिए, जी फॉर गर्ल, जी फॉर गोट, जी में आपको बास्कित पर्चाधारी को मिलती है और साथ साथ राजस्व रसीद भी रहेगी। तब उस स्थिति में जिस रैयत की जमीन थी उस रैयत के वंशजों का नाम यादाश्त नहीं पारित होगा, खेसरा पंजी का संधारण नहीं होगा। आप जिनको पर्चा मिला है उसके नाम से होगा। वहां भी आप खेसरा पंजी 6 जो बनाएंगे, यादाश्त तो पारित हो गया उस रैयत से कि भाई इस रैयत से बास्कित पर्चा के आधार पर ये जिनको बंदोबस्त की गई उसके नाम से वो खेसरा पंजी का निर्माण होगा। और बगल में बास्कित भूमि लिख देंगे, बास्कित पर्चा से प्राप्त आप लिख देंगे, ताकि ये भी जमीन नॉन ट्रांसफरेबल होती है। इस जमीन की भी बिक्री नहीं कर सकता है। बिक्री करेगा किस परिस्थिति में बास्कित पर्चा का, समाहर्ता की अनुमति से। समाहर्ता के द्वारा अनुमति नहीं होगी तो जमीन नहीं बिक्री कर सकता है। जब भी भूमि की जमीन बिक्री होती है समाहर्ता का आदेश से, तो प्रिविलेज पर्सन को ही बास्कित की पर्चा की भूमि प्रिविलेज पर्सन के ही साथ बेचने का अनुमति दी जाती है। तो उसी स्थिति में उसी के नाम से खेसरा का निर्माण होगा। अब आइए क्रय नीति एक हुई थी 2010 में चला था, क्रय नीति आई थी राज्य सरकार के द्वारा 2010। इसमें है कि महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि खरीद कर देना था। इसके तहत रैयती भूमि खरीद किया गया, सरकार उसको भुगतान की, वो अंचल अधिकारी उसमें मिडिल मैन थे और रैयत दूसरे महादलित के परिवार के लिए जमीन खरीदा गया, उसकी भी अंचल अधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज किया गया और आप राजस्व रसीद देगी और उसके बाद सेल डीड होगा। उस आधार पर भी उस रैयत के नाम से आप यादाश्त पारित अमीन प्रतिवेदन देंगे और यादाश्त पंजी जो प्रपत्र 3-2 में संधारित होगी, खेसरावार होगा, उसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा आदेश देने के बाद वो खेसरा पंजी 6 में संधारण होगा। समझ लीजिए, खेसरा पंजी जो बनती है प्लॉट वार बन रहा है, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। फिर आपको मिलेगा सीलिंग की भूमि। ये आप जान लें, बिहार भूमि सुधार अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम 1961 के अधीन सीलिंग की भूमि भी वितरण की गई है, रैयतों के बीच वितरित किया गया है। उस भूमि भी रैयत जब आप प्लॉट में जाएंगे, जब खानापुरी करने अमीन आपका जाएगा तो वहां रैयत दिखाएगा कि हमको ये सरप्लस लैंड हमको सरकार के द्वारा वितरित की गई है, मुझे प्राप्त हुआ है, वो पर्चा देगा। उसके आधार पर भी अंचल अधिकारी के द्वारा नामांतरण होती है और राजस्व रसीद भी देगा। और जहां आपको शक लगे कि कहीं फेक है, गलत है, तो उसी स्थिति में आप उस दाखिल खारिज की सच्ची प्रतिलिपि की भी मांग कर सकते हैं और मांग कर अमीन आपका
प्रतिवेदन देगा यादाश्त पंजी पर, वो लिखेगा इस खेसरा में ये जमीन पूर्व में खतियानी रैयत का ये था और ये इस पर्चा से इस बंदोबस्तधारी को प्राप्त हुआ है, उस पर्चा का नंबर देते हुए इस प्रकार से वो आपके द्वारा जब आदेश दिया जाएगा तो खेसरा पंजी 6 का संधारण किया जाएगा। साथ ही समय समय पर राज्य सरकार के द्वारा अन्य इंस्ट्रूमेंट भी है, अगर अपनाया जाएगा कोई ऐसा ड्राइव लाया गया जिसके अनुसार से रैयत को लाभ दिया जा रहा है, रैयत को अगर पर्चा वितरण किया गया या जमीन खरीद कर दिया गया, इस प्रकार से होती है तो उसके आधार पर खाना पूरी किया जाएगा। जो भी क्या ये आप करते हैं, यादाश्त का संधारण करते हैं, यादाश्त पंजी का संधारण करते हैं, उस क्रम में अमीन के द्वारा जो रैयतों द्वारा साक्ष्य दिया जाता है उस साक्ष्य को भी आपको रखना है। आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक से शुरू हुए 1 नंबर प्लॉट से लेकर 300 प्लॉट है, सभी में रैयत के द्वारा कुछ तो होगा कि उत्तराधिकारी के आधार पर होगा, उसमें आपका एफिडेविट भी देगा, वंशावली का प्रमाण पत्र हो गया, रैयत के द्वारा राजस्व रसीद देगा, है तो उसे बंडल बनाकर पीछे में यादाश्त संख्या, राजस्व ग्राम का नाम, बटा में थाना नंबर देकर प्रत्येक राजस्व ग्राम का सारे यादाश्त जितने पारित किया गया, जितनी साक्ष्य आई, सबको बंडल बनाकर यादाश्त संख्या देते हुए उसे रखना है। जब भी कोई उच्च पदाधिकारी या आपके विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भी मांगकर उसकी जांच कर सकते हैं। यदि आप आवश्यकता समझेंगे तो आप भी उसको जांच कर सकते हैं। इसलिए अमीन को निर्देश देंगे कि यादाश्त का जो पंजी का संधारण करेंगे, उस संधारण के क्रम में जितनी भी रैयतों के द्वारा साक्ष्य के रूप में जो भी कागजात प्रस्तुत की गई है, दस्तावेज दी गई है, उसे बंडल बनाकर और उसके पीछे यादाश्त संख्या देते हुए आप अंकित कर उसे रखेंगे। इस प्रकार खानापुरी का कार्य किया जाता है। साथ ही जब खानापुरी शुरू करेंगे तो आप एजेंसी के द्वारा एक एरिया स्टेटमेंट भी देगा, पेरेंट चाइल्ड, मैंने पुराने कैडेस्ट्रल सर्वे का रकबा ये था, अब वर्तमान उससे कौन कौन सा प्लॉट बन रहा है, उसका क्या एरिया है, ताकि ये भी आपको कार्य करने में सुविधा होगी। साथ ही आप जान लें, जब एजेंसी के द्वारा खानापुरी आप जब करेंगे उसमें मानचित्र भी 1:4000 का होता है। एक कृषि वाली भूमि, यदि आबादी वाली क्षेत्र होती है 1:1000 पर मानचित्र होती है। इस प्रकार से ये आपको मानचित्र दिया जाएगा। साथ ही जब खानापुरी करेंगे तो एग्रीकल्चर होगी, बहुत सी मानचित्र में आबादी वाला भी क्षेत्र होगा, तो आबादी वाले क्षेत्र में भी होगा। तो जब भी हम खानापुरी शुरू करते हैं उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे नंबर, और जहां कृषि भूमि या आबादी क्षेत्र होगा सबका नंबर सिलसिलावार पढ़ते चला जाएगा। ये आप समझ लीजिए पहले, ऐसा नहीं है कि आबादी का जो क्षेत्र का उसका नंबर अलग होगा मानचित्र में और बाकी शेष का अलग होगा, ऐसा नहीं है। जो भी होगा नंबर वो क्रमवार पड़ेगा खानापुरी में, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही आपका बहुत सी ऐसा मिलेगा कि मानचित्र जो है एक सीट से ज्यादा है, किसी का राजस्व ग्राम का 2 सीट में होगा, 3 सीट में भी होगा। मान लीजिए कि एक सीट में 1000 प्लॉट तक का ही रहता है, उसके ऊपर अगर ज्यादा बढ़ गया तो दूसरे सीट पर वो मानचित्र का निर्माण होता है। तो जो भी उसके कंटिन्यूअस में वो चलेगा वो खेसरा का नंबर, एक सीट में 1000 तक का रहेगा, दूसरे सीट में 1001 से शुरू होगा, फिर तीसरा सीट होगा 2001 से शुरू होगा। इस तरह से वो मानचित्र कई चादरों में भी निर्माण होता है। साथ ही आप खानापुरी प्रारंभ करने के पूर्व और भी ये भी ध्यान देंगे कि जो मानचित्र प्राप्त हुआ है उसमें राजस्व ग्राम का नाम सही है कि नहीं लिखा हुआ, मानचित्र के ऊपर में थाना नंबर सही है कि नहीं, उसकी चौहद्दी में जो राजस्व ग्राम है उसका पता कर लेंगे। जब आप खानापुरी करने जाएगा अमीन, आप उसको कह देंगे उस गांव के चौहद्दी में गांव कौन सा है, उसका उस मानचित्र में जो अंकित है, लिखा हुआ दर्ज है, वो सही है कि नहीं, थाना नंबर सही है कि नहीं। इस तरह से इसकी भी मिलान करना आवश्यक है। तब इस प्रकार से खानापुरी का कार्य वो किया जाता है। अब आइए यादाश्त पंजी का जो बोले कि कॉलम नंबर 13 जिसमें है प्रपत्र 6 में प्रविष्टि की तिथि कि आपका जो यादाश्त पारित करेगा
वो अमीन जो है प्रपत्र 6 में किस तिथि को दर्ज किया वो डेट भी इसमें डालेगा ताकि वो पता चलेगा। साथ ही साथ अमीन डायरी जो अमीन को दिया गया है उसकी पर्यवेक्षण करेंगे। पर डे कम से कम खाना पूरी किश्तवार कम से कम 70 से 75 प्लॉट और खाना पूरी भी कम से कम प्लॉट वो पॉलीगॉन 75-100 के आसपास करना है उनको किश्तवार में अमीन को, और यहाँ कम से कम 70-75 प्लॉट का खाना पूरी प्रत्येक दिन अमीन को करना है। ये आप समझ लीजिए, इसकी भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आप इसकी भी सीमा निर्धारित है खाना पूरी करने के लिए आपके द्वारा, तो उसी स्थिति में ये आवश्यक है। महत्वपूर्ण है बातें हैं खाना पूरी करने के समय में। आप देखेंगे कि उसका कॉलम 10 है, जैसे खेसरों की भौतिक विवरणी। आप प्रत्येक प्लॉट पर जब जाएगा अमीन खाना पूरी करने के समय उस प्लॉट पर क्या क्या है लीजेंड के रूप में, यदि टावर है, बिजली की टावर है, बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है या कोई स्कूल है, मैंने जो भी लीजेंड है उसको भी प्रपत्र 10 में अलामत दर्ज करते हुए जाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और 11 नंबर खेसरा पंजी का 11 नंबर प्लॉट जो है वो आपका भूमि के वर्गीकरण से संबंधित है। वो बांस की भूमि है, कृषि भूमि है, व्यवसायिक है, चौर दियारा है, ये भी उसमें नोट करते जाएगा क्योंकि दोबारा काम तो करने नहीं जाएगा। वो खेसरा पंजी भी यादाश्त पारित भी कर रहा है और खेसरा पंजी का भी निर्माण कर रहा है, इसलिए ये भी दर्ज करते हुए जाना अनिवार्य है। साथ ही फसल के अंतर्गत रकबा आपका 12 से लेकर जो है 17 तक ये आपका फसल के बारे में भी लिखना है। वो भदई है, अगहनी है, रवि है, उसके बारे में भी लिखेगा। और जो इसमें कॉलम 18 है वो लगान, तो ये लगान कौन सा दर्ज होगा ये आपकी उत्सुकता होगी जानने की। ये लगान जो वर्तमान में कैडेस्ट्रल सर्वे रिविजन सर्वे का लगान है उसे ही यहाँ दर्ज करना है। ये आप समझ लीजिए खेसरा पंजी में जो है ये है। अब वर्तमान में भूमि का उपयोग का स्वरूप, जो वर्तमान में वो भूमि किस का क्या प्रयोग हो रही है, कृषि के रूप में नहीं तो कृषि, प्रति के रूप में प्रति, और आवासीय के रूप में आवासीय, व्यवसायिक के रूप में अगर प्रयोग हो रहा है तो व्यवसायिक। बहुत सी प्लॉट ऐसा होगा 50 डिसमिल की है, इसमें 20 डिसमिल जो है व्यवसायिक के रूप में हो रही है, 30 डिसमिल जो है कृषि की रूप में हो रही है, तो उसी हिसाब से उस प्लॉट को आप बनाएंगे जो है उसका रकबा दर्ज करेंगे। और अभिव्यक्ति कॉलम जो इसमें दी हुई है 24 नंबर कॉलम है अभिव्यक्ति जो खेसरा पंजी में, जैसे आपको किसी रैयत को बास्कित पर्चा से प्राप्त हुआ वहां लिख देंगे बास भूमि, यहाँ पर नवैयत के रूप में भी प्रयोग होगा। और है ये इस प्रकार से ये आपका दर्ज होगी। तो बोल एक कॉलम 10 जो बताए आपको लीजेंड जो है भूमि का उपयोग जो आपको मिलेगी सूची जो है, खेसरा का मानचित्र का विवरणी, धनहर, भेंट, मौका है, ये सारी चीजें रहेगी, व्यवसायिक में भी रहेगी। ये लीजेंड जो है जो उपयोग होती है सारा उसमें लिखेगा, झील, तालाब, पोखर, ये सब एक सूची मिलेगी आपको ये खेसरा खाना पूरी करने के समय में। इस तरह का आपको ये मिलेगा। इस प्रकार आपका खेसरा पंजी का आप संधारण करेंगे जो है। और जो भी है ये यादाश्त पंजी पर आपके द्वारा आदेश दिया जाएगा। चलिए और कोई अब है प्रश्न का है समय तो आप चलिए पेज नंबर 1 से शुरू कीजिए। हाँ बोलिए कोई। हाँ सनोज कुमार जी। हेलो। हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर क्रय नीति कब लागू हुआ सर, ये थोड़ा बता दीजिए। 2010 में हुआ। 2010, इसका थोड़ा डिटेल्स में और बता दीजिए, नेटवर्क नहीं आ रहा था सर। क्रय नीति में महादलित परिवारों को जो भूमिहीन थे उनको राज्य सरकार द्वारा जमीन खरीदकर उन महादलित परिवार को देना था। उसमें अंचल अधिकारी बीच में मिडिल मैन का काम करते थे, उनके माध्यम से वो फैसिलेटर थे, अंचल अधिकारी फैसिलेटर थे। किसी रैयत से बात की उनको जमीन बेचना है और सरकार उसको भुगतान करती थी और रैयत जो है वो हमारे महादलित परिवार के सदस्यों के नाम पर वो निबंधन किया जाता था। वही क्रय नीति थी। उसके आधार पर किसी रैयत को अगर क्रय नीति के तहत अगर भूमि दी गई है तो उसके भी खतियान बनेगा, उसका भी यादाश्त पंजी का संधारण होगा, उसी आधार पर खेसरा पंजी का निर्माण होगा। ये हुआ। चलिए थैंक यू। हाँ बोलिए अरविंद कुमार जी। जी सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर वो
जो गांव घर में सो बगीचा रहता है सर, आम का पेड़ पौधा रहता है जो बहुत सारे रैयतों के होते हैं सर, हम्म। तो क्या उसका भी हमको फसल का जो ये खेती होता है उसके साथ साथ उसका भी खेसरा नंबर देना रहता है सर क्या? उसका भी देना होता है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसमें एक प्रश्न आप छोड़ रहे हैं, आपकी जी तरफ से मैं प्रश्न कर देता हूँ। जो एसएस जी जी मानचित्र आपको जो मिलेगा, आप देखेंगे जी कि जहाँ बगीचा है उस प्लॉट का फोटो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से लिया गया है, तो उसमें जी क्या जी होगा कि सर। पूरा धुंधला आएगा जो है। तो वहां पर जी जो सर। बगीचा का जो आप जब खाना पूरी करेंगे, किश्तवाड़ का क्रम में जब सत्यापन करेंगे, वहां जी मैनुअल करना पड़ेगा आपको जो है प्लॉट, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जी 5 प्लॉट है, आप सभी में बगीचा लगा हुआ है, तो पांचों प्लॉट अलग अलग नहीं जी बन पाएगा, एक ही प्लॉट में वो दिखेगा पूरा बगीचा। अब मालूम होगा कि जी जी 5 सर। रैयत का वो प्लॉट है। तो उसी स्थिति में जी आपको किश्तवाड़ के क्रम में मैनुअली सत्यापन उसको करना होगा। बहुत जी सा ऐसा सर। मिलेगा किश्तवाड़ में जिसका फोटो बन गया जंगल झाड़ है, और उसी स्थिति जी में उसका तो प्लॉट नहीं बन सकता है। नहीं सर, नहीं वो नहीं। तो एक ही प्लॉट दिखेगा। करीब कम 100 एकड़ के प्लॉट है, पूरे में जंगल लगा हुआ है। झलासी वगैरह आप देखे होंगे, दियारा क्षेत्र वगैरह में वो लगी हुई है। तो उसमें आपका हर रैयत का जो मेड़ आड़ तो दिख नहीं रहा है, तो उसी स्थिति में एक ही होगा। तो उसी नहीं सर। स्थिति में किश्तवाड़ के क्रम में ईटीएस की सहायता से हमको किश्तवाड़ जी, करना पड़ेगा। समझ लीजिए। और क्या खेसरा नंबर भी डालना पड़ेगा सर? हाँ, नंबर डालना पड़ेगा है। ये एक प्रॉब्लम है एसएस मानचित्र में है। जी ओके, फिर साथ साथ एक और प्रॉब्लम आएगी कि जहाँ जी बाढ़ आती है जी सालाना, तो उसी स्थिति में बाढ़ आने के कारण क्या होगा कि मेड़ वगैरह सब बह जाता है, समतल दिखेगा जो है। अगर 10 रैयत का, जी 20 जी रैयत का है, तो मालूम होगा कि 20 रैयत का मैंने प्लॉट जो है ना, एक एक समान दिख रहा है, उसका फोटो एक ही समान आ रहा है। मगर अब वर्तमान में जब जी जाएंगे आपके सवार करने के लिए, तो मालूम होगा कि वहाँ वो वो जो प्लॉट है वो 10 रैयतों का है। तो आपका जो जी मानचित्र मिलेगा कैडेस्ट्रल सर्वे का रेफरेंस के रूप में या जी सर। रिविजनल सर्वे का, उसके सहायता से एसएस मानचित्र में आप पेंसिल से उस प्लॉट का निर्माण जी करेंगे। आप समझ लीजिए। तो जी इस सर। तरह के किश्तवाड़ में जी ये करना होगा। चलिए। सर, प्रपत्र 6 में सर, एक सेकंड सर, हाँ एक और क्वेश्चन है सर। हाँ ये प्रपत्र 6 में जो खेसरा पंजी का निर्धारण करेंगे सर, उसमें जो डिटेल्स डालेंगे, तो हाँ। क्या हमें पुराना जो हमारे पास जो कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप होगा और जो खतियान होगा उसी के आधार पर भरना है सर? नहीं नहीं नहीं, वर्तमान के आधार पर। वर्तमान के आधार पर? आप जब खेसरा पर जाएंगे, तो वहां जी आपका प्रपत्र 6 का जो 10 है, जो जी भौतिक विवरणी, वर्तमान भौतिक विवरणी आप डालेंगे। साथ जी साथ जो फसल है, क्योंकि उस जमाने में तो एक फसली, दो फसली, धनहर, भीट इस तरह से मिलेगा। आज के जी सर। जमाने में तो उस प्लॉट पर सभी तरह की फसल हो रही है, तो आप कृषि जी योग्य में डालेंगे। हो सकता है भीट हो या व्यावसायिक प्रयोग हो रही हो, तो व्यावसायिक जी सर। डालेंगे। नवैयत का जो अभिक्ति कॉलम में ही नवैयत का प्रकार आप डाल देंगे कि रैती जी भूमि है, गंभीर आम है, मालिक है, इस तरह से रहता है नवैयत की कॉलम में। जी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक मिनट क्वेश्चन लास्ट सर। हाँ बोलिए। सर, हाँ आप तोखा लाइन के बारे में जो बोले हैं सर, है ना, कि क्या? 30 सीमाना पे एक तोखा लाइन दिया जाता है। हाँ नहीं। एक जरीब छोड़ के 5 जरीब का लाइन। हाँ हाँ नहीं, त्रिजुमाना पर कि उस गांव के मानचित्र जहाँ 3 गांव मिलती है, तो जी जी। मानचित्र में वो एक लाइन खींची रहती है। हाँ, एक मानचित्र जरीब में। हट का। हाँ, एक आप देखेंगे मानचित्र पर, जो है मानचित्र पर जो देखेंगे जहाँ 3 जी गांव का जी मिलन होता है, वहां एक जी जरीब हटकर, मैंने एक जरीब क्या होता है, 66.5 फीट होती है, उससे हटकर आप जी सर। 5 जरीब की एक लाइन होगी, जहां उभयनिष्ठ के रूप में वो रेखा होती है, 3 गांवों को विभाजित करती है। इस तरह से सिर्फ देख लीजिए। मानचित्र पे ही दिखाना है सर? हाँ, सिर्फ मानचित्र मानचित्र, स्थल पे नहीं है? स्थल पर नहीं रहता है, स्थल वो पे सर? मानचित्र पर रहेगा। उसी के आधार पर जी वो सर। ट्रांजेक्शन का वहां फिक्स करते हैं। ट्रांजेक्शन जी फिक्स करने का तरीका आप बताएं कि जब आपके अमीन होंगे, जब ट्रांजेक्शन एक फिक्स करते हैं, तो तीनों गांव के अमीन होना चाहिए, जी सर। तभी तो तीनों गांव में अपना अपना काम करेगा। और जी रेफरेंस के रूप में जो गत मानचित्र होगा, कैडेस्ट्रल का हो या रिविजन का हो, वो साथ जी में रखेगा। और एसएस मानचित्र भी होगी, और ईटीएस हवाई सर्वेक्षण एजेंसी जो है हमारे, वो ईटीएस लेकर वो उनका दायित्व बनता है कि ट्रांजेक्शन बताना, और अमीन हमारे उसकी सत्यापन करते हैं, मिलान करते हैं। ये समझ जी लीजिए। सर। चलिए ओके। सर, एक शॉर्ट में एक और बता दीजिएगा सर, एक ही क्या? है सर, एक क्वेश्चन। क्या? सर, ये नदी को जो चला जाता है, भूमि, रैयत की भूमि, है ना, हाँ बाद में जो परिवर्तन हो जाता है सर, हाँ, हाँ रैयती हाँ भूमि का, हाँ तो वो हाँ। सरकारी, वो बोल रहे हैं कि जो भूमि है वो सरकारी हो गया, और रैयती बोला भूमि चला गया सरकारी भूमि में, तो फिर रैयत हाँ की कौन सी भूमि होगी सर फिर? वो थोड़ा एक बार देखिए, क्लियर कर जो दो सर। गांव के बगल में जो जी नदी अगर है, कैडस्ट्रल सर्वे में अगर है, नदी था और वहाँ गांव थी, तो वहाँ जी सर। जो उसके बाद का जो प्लॉट था वो रहती थी। मान जी ली जी मार्ग परिवर्तन होकर उस गांव से दूर चला गया और नदी की जमीन निकल गई, तो जी सर। कैडस्ट्रल सर्वे का जो प्लॉट थी वो नदी तो सरकारी भूमि तो निकल गया,
तो अगर कोई रैयत झोपड़ी उपड़ी डालकर अगर कब्जा भी किए हुए तो उसको नहीं माना जाएगा, वो नदी ही प्लॉट रहेगा और सरकारी रहेगी। जो नदी के अंदर अगर नदी में चला गया, हाँ नदी के अंदर चला गया रैयती भूमि हमारी, तो वर्तमान में वो सरकारी कर देंगे और खेसरा पंजी के अभिव्यक्ति कॉलम में उस रैयत का नाम जिसकी गई है और पुराना प्लॉट कैडस्ट्रल या रिवीजन का वो नंबर डाल देंगे। यदि नदी से अगर बाहर निकलेगी तो हमारा क्या है, हमारा जो अभी जो बना रहे हैं हम खतियान बना रहे हैं अधिकार अभिलेख, ये डिजिटल प्रारूप में होगा। अब हमारा सर्वे ये लास्ट है, क्योंकि हम आप जानते हैं कि ऑनलाइन म्यूटेशन हो रही है, सारी पंजियां डिजिटाइज हो गई है, तो ये भी अधिकार अभिलेख जब नया बन जाएगा इसको भी हम डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे और इसी के आधार पर जमीन रजिस्ट्री हुई नहीं, इधर म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे ही म्यूटेशन हुआ हमारा खतियान अपडेट होते चला जाएगा और साथ ही साथ ये व्यवस्था की जा रही है कि मानचित्र भी उसके अनुसार से अपडेशन होते रहे मानचित्र का, तो हमारा वो अपडेट हो जाएगा। जब रैयत की वो जमीन मान लीजिए नदी से बाहर निकला और उसको मालूम हो रहेगा कि हमारा ये प्लॉट कैडस्ट्रल सर्वे में था और नदी में चला गया, तब बीटी एक्ट कहता है कि 52A कि नदी से बाहर अगर निकलती है तो पुनः उस रैयत का अधिकार पुनर्जीवित हो जाता है, उसको लगान लगेगी। वो वहां बीटी एक्ट में प्रावधान दी गई है, उस हिसाब से अंचल अधिकारी बनाएंगे और अडिशा कलेक्टर या कलेक्टर से उसकी अनुमति लेकर उस जमानदी को कायम किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक्सचेंज नहीं हो सकता है सर? क्या रैयती भूमि अगर चला गया नदी और नदी का भूमि निकल गया सरकारी वाला, तो एक्सचेंज कर लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता? एक्सचेंज की प्रावधान नहीं है हमारा, नहीं है। बीटी एक्ट आप जब पढ़ेंगे या पढ़ाया गया होगा तो आपको जानकारी मिली होगी इस तरह की। तो फिर तो सर रैयत को तो लॉस होना गया सर जमीन का सर। हाँ जब चला गया तब तो लॉस हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉमन है, सब लोगों को जानना चाहिए, इससे सब लोग लाभ लिए होंगे, आपको जानकारी है, ये बहुत अच्छा प्रश्न था इनका। हाँ चलिए और कोई प्रश्न आप लोगों का? नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ बोलिए सत्य प्रकाश जी। हाँ बोलिए। हाँ ये तो पहले सेशन में प्रश्न था इनका जो है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है, समय का सदुपयोग करें हम लोग। हाँ सर, जब हम स्थल पर मतलब प्लॉट का खेसरा का वेरिफिकेशन करने जाएंगे सर, तो कुछ पिछले रिविजनल सर्वे में मिस्टेक क्या हुआ है कि खेसरा का रकबा ज्यादा है सर, ऐराजी है, अति प्लॉट का मतलब मैप ज्यादा है सर, ऐराजी उसका कम कर दिया गया है सर। तो उस स्थिति में जब हम वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो ROR का निर्माण हम खेसरा के आधार पे करेंगे सर कि रकबा के आधार पे करेंगे सर? ROR का निर्माण मानचित्र के आधार पर होगा। यानी मान लीजिए सर 50 डिसमिल का है सर रकबा मेरा, अति खेसरा है प्लॉट का, तो हम सर 50 डिसमिल कर देंगे उसमें सर एक्सटेंड मानचित्र अगर 50 डिसमिल का है तो 50, अगर 55 का मानचित्र है तो 55 ही रहेगा खेसरा। अगर ROR में 50 है और मानचित्र 55 डिसमिल है तो मानचित्र ही माना जाता है। अच्छा सर एक और मेरा क्वेश्चन है सर, उसमें से यदि मैं 20 डिसमिल भूमि बेच दिया तो उसमें और मेरा रेस्ट जमीन रहा कि नहीं सर? एकदम रहेगा जी, एकदम बिल्कुल रहेगा। मगर ऐसा रैयत लोग मानते नहीं सर कि बोला आप तो सब बेच दिए अपने खतियान के आधार पे, आप तो सबने बेच दिया था, अब इसमें आपका है क्या? तो उसमें हम दावा करते हैं सर कि मेरा मानचित्र को हम मतलब कि आपका बेसिक उसके लिए पहले ही मानचित्र के आधार पर आपको लगान निर्धारण कराना होगा, आपको करेक्शन कराना होगा, वो प्रक्रिया है। वो ऐसा अगर हो गई है तो बेचने समय नहीं करना है, आपको जैसे ही जानकारी में मिली आप मानचित्र को आधार मानते हुए ROR को करेक्शन कराना होता है। कहाँ से होगा सर? ये जो है ना बंदोबस्त अधिकारी को अधिकार क्षेत्र का चीज है। हाँ। तो अब तो नहीं हो सकता है सर? अब नहीं हो सकता, ये निजी प्रश्न आपका है, हम समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ऐसा है तो अब नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ बोलिए अविनाश जी। हेलो। हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन था कि जो डीड अभी बन रहा है, जैसे रजिस्ट्री डीड होता है, तो डीड में मान लीजिए कि किसी का खाता 8 है, जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो खाता संख्या 8 मिल जाता है और खेसरा नंबर जो उसका है वो मिल जाता है। मान लीजिए खेसरा नंबर 230 है, हमको 8 का खाता संख्या 8 और खेसरा संख्या 230 मिल गया, हम उसको दाखिल खारिज भी करा लिए। अब मान लीजिए कि हम जाते हैं वहाँ प्लॉट पे और जब प्लॉटिंग होता है, जब खाना पूरी होता है, उसको खेसरा संख्या हम 302 दे दिए और हमारा खाता नंबर मान लीजिए कि 10 बन गया, उस कंडीशन में तो हमारा डीड बेकार हो गया सर। भाई। वो तो नया प्लॉट का निर्माण होगा ना,
नया नंबर हो जाएगा तो डीड बेकार कैसे हो जाएगा? वो तो कैडेस्ट्रल सर्वे के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन हुआ। स्पेशल सर्वे में तो फिर प्लॉट नंबर तो चेंज होगा ना, क्योंकि प्लॉट का तो विखंडन हुआ यहाँ, तभी ना हम फ्रेश स्पेशल सर्वे की जरूरत हुई। जी जी प्लॉट किसी गांव में मान लीजिए 200 प्लॉट का कैडेस्ट्रल सर्वे में था, आज बिक्री होने से या बदलायन होने से, बंटवारा होने से वो प्लॉट 400 हो गया, तभी ना आज पुनः सर्वे की जरूरत पड़ रही है, तो उसका प्लॉट नंबर बदल जाएगा। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ। जैसे मान लीजिए कि ये स्पेशल सर्विस समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम उस डीड को कहीं दिखाते हैं कि नहीं ये मेरा थी, ये मेरा प्लॉट है, वो रेफरेंस खाता ग्रुप, नंबर 8 अरे वो रेफरेंस ग्रुप में काम करता है बाबू, वो रेफरेंस ग्रुप में रहेगा वो, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे के हिसाब से है। कैडेस्ट्रल सर्वे को ही आधार मानकर ही ना हम स्पेशल सर्वे करते हैं। जी, तो रेफरेंस में हमें तो कहीं ना कहीं दिखाना होगा रेफरेंस वो की ये खाता नंबर 8 से। आप जब प्रपत्र 6 बनाते हैं तो उसमें पुराना प्लॉट भी नंबर डाला जाता है और नया प्लॉट का नंबर डाला जाता है। जी सर, प्रपत्र 6 यही में। वाला। चलिए एक और सर, एक और क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए, अगला नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हाँ और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए आप लोगों से बीच। हाँ मोहम्मद शहबाज हुसैन। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ बात कर रहे हैं आपसे। हाँ हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अगर आबादी वाले इलाके में सर हम जो है किस तरह से हम किस्तवार का काम करेंगे सर, एक बार हमको समझाइए। आबादी वाले में भी किस्तवार आपको मैनुअली करना होगा, क्योंकि इसका स्केल 1000 पर होता है, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा होता है। तो यहाँ ETS के जगह पर आपको मैनुअली, आपको जो मेजरमेंट टेप है उसके माध्यम से आपको किस्तवार होगा। और सर इसी में सर इस काफी लग जाएगा सर अगर मैनुअल ज्यादा अगर आबादी वाले क्षेत्र में थोड़ा समय लगेगा, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आबादी वाले में तो कंस्ट्रक्शन रहती है, उनकी मकान बनी हुई रहती है, तो पोजीशन में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सिर्फ मिलना सत्यापन करना है, जल्दी हो जाती है। आड़ी खेत की तो आड़ी है नहीं सर। जो जी अगर सर इसके जो पहले जो सर्वेक्षण हुआ है और उसके आधार पर अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे सर? नहीं, पहले वाले में तो हो सकता है कि वो खेत हो, आज मकान बना, अब ना भाई 100 वर्षों में तो परिवर्तन हुआ ना, इसलिए अभी SS मानचित्र का हम सत्यापन करते हैं, SS मानचित्र का सत्यापन करते हैं, इसलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम कैडेस्ट्रल मानचित्र केवल रेफरेंस के रूप में प्रयोग करेंगे, उसको आधार नहीं बनाएंगे। हम SS मानचित्र का किस्तवार में सत्यापन करते हैं भूखंडों का। चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए विक्रम, हाँ विक्रम कुमार इधर भी है, मिथुन जी भी हैं। हाँ आपसे बात करते हैं मिथुन जी। हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। इस मैप में अगर किसी प्रति जमीन अगर कोई दूसरे मतलब दूसरे जमीन में मिल गया है रिविजनल सर्वे में, तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे? जैसे वो तो आपका प्रश्न ये संदिग्ध हो गया। CS मैप था, कैडेस्ट्रल सर्वे का मैप था, वहां रिविजनल सर्वे का मैप बन गया, तो रिविजनल सर्वे ही ना हम गत अधिकार अभिलेख के रूप में मानेंगे। नहीं तो उसके पास अगर ROR नहीं है आगे वाले आदमी के पास, ROR कैसे नहीं है? रिविजनल सर्वे हो गया तो खतियान बन गया उसका, तो खतियान बन गया तो उसके आधार पर हम स्पेशल सर्वे करते हैं। स्पेशल सर्वे में जिस आदमी का रिविजनल सर्वे में है उसी का हो जाएगा डेट, उसी का होगा, क्योंकि तो अगर रिविजनल सर्वे में गलती हुई है तो उसको सिविल न्यायालय जाना चाहिए था। हाँ सिविल न्यायालय में केस चल रहा है तो चल रहा है तो इसमें लिखा जाएगा, वही अभी सीधे लिख देंगे सिविल न्यायालय में केस दायर है, दायर है। हाँ बस हो मतलब रिकॉर्ड्स किसी का नहीं बनाएंगे ना इसमें? किसी का नहीं बनाएंगे, जो जैसे दोनों पार्टी में किसी का रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे ना। गत अधिकार अभिलेख का जो अभिधारी होंगे उनका तो नाम रहेगा ही ना, दखल जिनका होगा दखल लिख देंगे, अभियुक्ति कॉलम में लिख देंगे कि मामला न्यायालय में लंबित है, दोनों का नाम हाँ लिख देंगे। चलिए दोनों का नाम। हाँ ये देखिए मिथुन जी यहाँ कुछ प्रश्न। हाँ बोलिए मिथुन जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए आपके प्रश्न। हाँ चादर संख्या क्या होता है सर? हम भूल गए सर, कंफ्यूज हो गए। चादर एक राजस्व ग्राम में 5000 प्लॉट होगा, तो एक जो मानचित्र का जो सीट होता है A0 साइज होती है,
तो A0 साइट जो एक सीट होगा उसमें 5000 खेसरा तो नहीं आ सकता है, उसे दूसरे हम सीट पर ले जाएंगे, दूसरे बने से है, तो उसी को हिंदी में चादर बोलते हैं, सर्वे की भाषा में चादर बोलते हैं, और ऐसे सीट बोलिए। तो दो उसमें हो सकता है कि 5000 प्लॉट है, हो सकता है कि वो 4 सीट में उस गांव का मानचित्र रहेगा। एक सीट जो A0 साइज में होता है, ये आप जान लीजिए। जी आपसे पूछेगा कि कोई मानचित्र का पेपर का साइज क्या होता है, तो A0 साइज बोलेंगे। चलिए A0 साइज। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था सर। हाँ बोलिए। सर अगर कोई जमीन लेते हैं सर, अगर मोटेशन नहीं कराएंगे तो सर क्या होगा? मोटेशन अभी कराते हैं तो आप इसके लिए सक्षम प्राधिकार है, गत अधिकार अभिलेख मिलता है, वंशावली बनाते हैं, उस आधार पर आप सेल डीड के आधार पर उसे यादाश्त पारित करेंगे और खेसरा पंजी का संधारण करेंगे। ये आप विशेष सर्वेक्षण कानूनों का क्षेत्राधिकार है। जी सर, थैंक यू सर। चलिए हाँ नेक्स्ट पेज पे चलिए। हाँ परवंश जी बोलिए, इसे लगाइएगा। अब हाँ बोलिए बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, प्रश्न कीजिए। यहाँ लगाइए। नहीं हाँ आवाज नहीं आ रही है प्रभास जी। हाँ चलिए मंटू कुमार जी से जुड़िए। हाँ बोलिए मंटू कुमार। सर मेरा ये सवाल था कि यदि म्यूटेशन हम ऑनलाइन करवाते हैं हाँ और तो क्या कुछ डेट होती है क्या सर कि हमें कहीं रिपोर्ट करना पड़ता है? ऑनलाइन के लिए तो आपको रिसीट मिलती है और अंचल अधिकारी क्या केस नंबर आपको अलॉट हो जाती है। और यदि सर तारीख पे हम यदि कहीं नहीं पहुंच पाए, सपोज या कोई नहीं पहुंच पाता है तो उस कंडीशन में सर अगर राजस्व अभिलेख में जवंदी में अगर विक्रेता का नाम सही है और दखल कब्जा सही है तो सो मोटो दाखिल खारिज हो जाएगी। अगर विवाद रहेगा तब आपको पहुंचना अनिवार्य है। हाँ चलिए और ओके सर। और एक चीज सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए ना। जैसे ये सघन इलाके में जो बताया जा रहा सर कि काम जैसे मतलब मैनुअली होगा, हाँ तो मैप में जैसे सर जो खासकर स्लैब के जो पोर्शन होते हैं सर कहीं कहीं निकले होते हैं, तो वो सब तो सम्मिलित आएगा, उन सब की फिर किस हिसाब से फिर हम कर सकते हैं वहाँ पे? आप जब किस्तवार करने जाएंगे तो मैनुअली दिखेंगे, ऐसा आपको मिलेगा। समस्याएं आपको बताएंगे अगले क्लास में कि बाउंड्री पर जो है 2 राजस्व ग्राम है और एक ही रैयत का दोनों तरफ प्लॉट है, तो दोनों मिलाकर एक मकान का निर्माण कर लिया। तो उसी स्थिति में दोनों राजस्व ग्राम में रकबा अलग अलग विखंडित करेंगे, तो मैनुअली जाकर ही उस रकबा का आप चिन्हित करेंगे ना, एरिया चिन्हित करेंगे, कितना पोर्शन इस राजस्व ग्राम में, कितना पोर्शन इस राजस्व ग्राम में, तो वहां भी मैनुअली करना होगा। तो इसी तरह से हमारा आबादी क्षेत्र में, क्योंकि वो मानचित्र जो आएगा एसएस मानचित्र, वो बिल्कुल सटा सटा क्लोज दिखेगा, तो उसी स्थिति में वहां जब किस्तवार करने जाएंगे तो ईटीएस, अगर जहां ईटीएस चल सके तो ईटीएस का उपयोग करेंगे, नहीं तो मेजरमेंट टेप के माध्यम से आपकी किस्तवार अमीन करेंगे, स्थल का सत्यापन करेंगे। खानापुरी में उसका स्वामित्व का निर्धारण करने से में आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट पेज पे चलिए। और कोई प्रश्न आप लोगों से? क्या तमन्या आपके द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया जा रहा है? आप एकदम चुपचाप बैठी हुई हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोल रहे हैं सर, हम हैंड रेस करके रखते हैं लेकिन हमसे प्रश्न लिया ही नहीं जाता है। हाँ बोलिए ना आप अच्छा आप हमसे पूछिए, आप सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा, प्रयास मेरा रहेगा। हाँ चलिए सर, हमको बताइए कि ये धरातल में जो किस्तवार करने जाएंगे सर हम, तो क्या क्या मतलब करना है हमको? धरातल में तो आपको बताया कि धरातल जब किसी गांव की आप किस्तवार करने जाएंगे तो नियम 7 उपनियम उपनियम 1 पहला काम है धरातल मानचित्रण, बेस मैपिंग, फिर दूसरा है सीमांकन डिमार्केशन, और तीसरा काम है ग्राउंड ट्रूथिंग, जमीनी सत्यापन। यही 3 काम जो है किस्तवार का मूल मंत्र है, याद कर लीजिए आप लोग। प्रश्न भी पूछा जाएगा कोई भी पदाधिकारी, किस्तवार में कौन कौन सा काम किया जाता है? धरातल मानचित्रण। सर एक प्रश्न और है मेरा। हाँ बोलिए। सर अगर हम किसी का खाना पूरी करने जाएंगे, अधिकार अभिलेख जो तैयार करेंगे, ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो देंगे जिसके आधार पे हम मतलब कर सकते हैं? आप दाखिल खारिज एक्ट निकाल लीजिएगा और दाखिल खारिज में आप जो है ना
जितनी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है वो सारा प्रयोग होगा। और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं, जैसे आपका क्रय विक्रय पत्र, दान पत्र, विनिमय पत्र, उत्तराधिकारी, क्रय नीति के तहत महादलित परिवारों के लिए जमीन खरीदी गई हो, भू अर्जन अधिनियम के 1894 के अंतर्गत भू अर्जन किसी विभाग के नाम पर, किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग कार्यालयों के नाम पर अगर अर्जन हुआ वो, या वार्षिक पर्चा बिहार विशेष प्रश्रय प्राप्त रैयतों की जो है वासभूमि बंदोबस्ती से। फिर साथ साथ इन इंस्ट्रूमेंट के अलावा, क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे तो 1907, 10, 15 में हुई थी, उस जमाने में लदाबी की भी प्रथा थी, तो लदाबी भी अगर हुई होगी या जमीन पर दखल कब्जा है, रसीद कट रही है और सब कुछ शांतिपूर्ण है, तो उस लदाबी के इंस्ट्रूमेंट के आधार पर भी आप उसका खाते का निर्माण कर सकते हैं। अगर बसदावा का भी हो तो उसका भी हो, मगर यह ध्यान रहे कि वर्तमान में इधर 20 वर्षों के अंदर में लदाबी और बसदावा नहीं किया जा रहा है, ये आप समझ लीजिए। और जब भी खाना पूरी करें, एक अभी समाप्त करने दीजिए, जब भी अगर करें तो निबंधित दस्तावेज के आधार पर करें, अनिबंधित दस्तावेज के आधार पर खाना पूरी का कार्य नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उत्तराधिकारी वगैरह छोड़कर। निबंधित इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, विक्रय पत्र, बदलैन रजिस्टर्ड होना चाहिए, दान पत्र रजिस्टर्ड होना चाहिए, यदि बिल है तो उसका प्रोवेट होना चाहिए। आप जानते हैं नहीं है कि बिल क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है अपनी सेवा शुश्रूषा करने के लिए किसी बिल लिख देता है, और जब उनकी देहांत हो जाती है तो वसीयतदार जो है सिविल न्यायालय में जाकर उसे प्रोवेट कराता है, प्रोवेट की सच्ची प्रतिलिपि लेकर और बिल के साथ देगा, तब खाना पूरी किया जाएगा। ये क्लियर हो गई? चलिए, और कोई प्रश्न? सर एक प्रश्न और था। सर आपने अभी बताया कि नदी का मार्ग बदलने से अगर किसी रैयत का जमीन नदी में चला जाता है तो वो बिहार सरकार की जमीन हो जाती है, लेकिन क्या सर वो नदी का मार्ग अगर फिर से बदल गया और वो नदी का मतलब जो जमीन उसमें गया है वो निकल गया, तो क्या वो फिर से रैयत उस पर अपना अधिकार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल सही आप प्रश्न है, सही जवाब आपने दिया। बिहार काश्तकारी अधिनियम धारा 52A के अंतर्गत उस रैयतों को उस रैयती अधिकार का उपशमन हो जाता है, उसे मिल जाता है, और उसे प्रावधान है पुनः फिर वो अंचल अधिकारी के माध्यम से, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा वो आदेश पर वो लगान का निर्धारण उसका होता है। चलिए, थैंक यू सर। इंदु यादव जी से ऐसा प्रश्न कीजिए, पीछे वाले में बहुत गौर से सुन रही हैं, जाइए। किधर गई इंदु यादव जी? नहीं, इसी पर थी, 6 नंबर में चले जाइए पेज पर। इंदु यादव जी दिख नहीं रही है। चलिए, हाँ, यहाँ अमरजीत जी कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, बोलिए अमरजीत जी, क्या प्रश्न आपका? सर एज ए कानून गो हमें प्रमुख किन किन बातों का ध्यान देना है ये खानापुरी और किश्तवाड़ में? किश्तवाड़ में तो आपको पर्यवेक्षण करना है सभी भूखंडों का 25%, जो अमीन कार्य करेंगे उसका सत्यापन करेंगे। यादाश्त पंजी आप ही के आदेश से पारित होगा, आप ही के आदेश पर प्रपत्र 6 का संधारण होगा, और जो भी दाखिल खारिज में अधिनियम में जितनी इंस्ट्रूमेंट दी गई है जिस पर नामांतरण होता है वो सारा दस्तावेज यहाँ लागू है। और साथ साथ उसके अलावे भी है आपका लदाबी बसदावा या कोई ऐसी है उस जमाने में जिसकी कीमत जो है 100 रुपए से कम था, उसकी भी बिना रजिस्ट्रेशन का वो बहुत सी जमीन थी, किसी के 1900 जमींदारियों के जमाने से जो जमीन रसीद कट रही है, शांतिपूर्ण दखल कब्जे है, तो उसके हिसाब से आप खाना पूरी कर देंगे। मगर हाँ, ये ध्यान दे कि अभी वर्तमान में कोई भी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर आप खाना पूरी का कार्य नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड दस्तावेज रहेगा तभी आप खाना पूरी का कार्य करेंगे। चलिए सर, एक और सर, हाँ। ये जो ग्राउंड ट्रूथिंग का था कि 20 और 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेना है 2 पॉइंट के बीच का मैप पे, तो सर ये अगर किसी स्कूल का लेते हैं तो इस एज से करेंगे या किसी और का पोल का लेते हैं तो सर तो 20 सेंटीमीटर तो वो मतलब हो ही जाएगा। वो 2 फिक्स पॉइंट में कम से कम 1 किलोमीटर का बीच की दूरी होनी चाहिए, कम से कम। माना सर एक पूरा पुराने जमाने का मंदिर है एक साइड, हाँ, और दूसरे साइड पर भी मंदिर है, दूसरे साइड मंदिर है, वो भी पुराने जमाने दोनों का बीच की दोनों मंदिरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, तब ना आप सत्यापन करने में अच्छा रहेगा। समझ गए ना? सर तो मान लीजिए पेड़ लेते हैं सर, उसको भी ले सकते हैं,
तो पेड़ का टाया सर 1 मीटर है या? अरे भाई उसको बाहरी भाग से न लेंगे, जिस तरफ से लेंगे उसके बाहरी भाग से लेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु का लेंगे। आप भले मानचित्र में ले लेंगे और स्थल पर भी जाए, आप 20 सेंटीमीटर से कम अंतर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसके लिए प्रैक्टिकल भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। चलिए और कोई प्रश्न आप लोगों से? नेक्स्ट पेज पे चलिए, बहुत लोग हैं अभी। हाँ चलिए 6 नंबर पर चलिए, इस पर नहीं है। 7 पर चलिए, 7 पर चलिए। कोई प्रश्न आप लोगों से? नहीं। हाँ बोलिए, बोलिए शिवम कुमार सिंह जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कह रहा हूँ कि जब पहली किश्तवाड़ की प्रक्रिया होगी, किश्तवाड़ की प्रक्रिया में ऐसे भी रैयत मिलेंगे जिनके पास दस्तावेज तो पूरे होंगे लेकिन वो अपने खेतों को नहीं पहचान पाएंगे। मान के चलिए पुराने समय से परती आ रही है चली हुई, या फिर वो वहाँ के स्थायी निवासी नहीं करीब वो नहीं बाहर शिफ्ट कर गए हो तो उनके पड़ोसी आस पड़ोस के चौहदीदार तो जानेंगे ना कि किस रैयत की जमीन है, वो बता देंगे आपको किश्तवाड़ के क्रम में। ये किसी न किसी को खेती करने के लिए दिए हो या पड़ोसी ही हो, वो बता देगा कि अमुक आदमी का, उसके आधार पर जो सत्यापन करेंगे। आप उससे भूखंडों का सत्यापन कर रहे हैं कि उसका एक प्लॉट बनता है कि नहीं, कि 2 प्लॉट बनता है। 2 प्लॉट बनाकर जो किश्तवाड़ मिल जाए, वो खेतों का नक्शा दिया है ना, उसका सत्यापन करके हम खेसरा का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट। सर सीलिंग एक्ट के बारे में? सीलिंग एक्ट अलग क्लास में बताएंगे हम आपको। हाँ चलिए और कोई प्रश्न? धीरज कुमार जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। बोले सर, किसी मुस्लिम के खतियान में, सुने सर? हाँ सुन रहे हैं। किसी मुस्लिम के खतियान में एक भाई पाकिस्तान चला गया, ठीक है? हाँ। अपने शेयर का जमीन अपने भाई को लिखित रूप में नहीं दिया गया। हाँ। तो मौका पे संपूर्ण खेसरा उसके भाई के वंशज के पास है, उस परिस्थिति में खाता कैसे खुलेगा सर? उन्हीं के नाम से खुलेगा। उन्हीं के नाम से? हाँ उनके वंशज यही है। मुंशी लॉ में वहां भी तो सक्सेशन एक्ट है ना, उनके भी तो उत्तराधिकारी लीगल हेयर होते हैं, उनके भी तो ट्रांसफर होते हैं। वहां भी उनकी बहन का भी अधिकार देखा जाएगा। हमारा हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में लीगल हेयर का अलग अलग है और मुस्लिम लॉ में भी अलग है। तो उसको जब पढ़ेंगे तो वहां पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर आप उसको डिसाइड करेंगे कि उत्तराधिकारी कितना, कौन कौन उत्तराधिकारी है, कहाँ कहाँ वो शिफ्ट करेगा जो है। जी। तो आप अधिकार अभिलेख का निर्माण कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। चलिए सर एक क्वेश्चन और है। बोलिए। बोले सर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे अगर राजस्व ग्राम की अवस्थिति होने पे एवं सीमा के निर्धारण में कठिनाई आने पर इसकी सूचना कहाँ देंगे? जो भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय को, उन्हीं के माध्यम से सीमा का निर्धारण होती है। जी जी। हाँ चलिए। हाँ बोलिए सुनील कुमार जी। जी सर। हाँ बोलिए सर। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। हाँ सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक 1915 का खतियान हम देखे थे, उसमें 5-6 खेसारा था। हाँ। जिसमें 3 भाई हैं, तो किसी किसी खेसारे में 2 व्यक्तियों का नाम है, किसी में 3 का नाम है। हाँ। लेकिन नीचे दर्शाया गया है कि वह हिस्सा सभी लोग बराबर। हाँ। तो क्या तीनों भाई बराबर होंगे या जिसका नाम दर्शाया गया है जिस खाता में वही होंगे? देखिए आपका वो जो है सर्वे में खाता 3 तरह का होता है, समझ लीजिए। पहला होता है कब्जाधारी खाता, दूसरा संयुक्त खाता और तीसरा जो है मिश्रित खाता। आप समझ गए? सर्वे में खाता 3 तरह का होता है, एक हो गया कब्जाधारी खाता, दूसरा संयुक्त खाता और तीसरा मिश्रित खाता। संयुक्त खाता क्या है भाई, ये आप जान लेंगे तीनों के बारे में तो आप खुद क्लियर कर देंगे। संयुक्त खाता के अंतर्गत सभी भूखंड खाता रैयतों के संयुक्त जोत आबाद में रहता है, जॉइंट रूप से जोतता है, मगर ऐसे खातों में एक भी भूखंड के मंतव्य में कब्जा की प्रविष्टि नहीं रहती है, मगर जिधर नाम रहता है उधर हिस्सेदार का नाम अंश में लिखा रहता है। समझ लीजिए बाएं तरफ जो जहां नाम है ना, राम सिंह, बो मोहन सिंह, बो सोहन सिंह पिता कुलदीप सिंह, वह हिस्से बराबर, मतलब तीनों का हिस्सा अंश बराबर। ये हो गया कब्जाधारी। और दाहिने तरफ जो है हर प्लॉट का कब्जा नहीं लिखा रहेगा, समझ लीजिए पहले। ये हो गया संयुक्त खाता में इस तरह का मिलेगा। अब आइए कब्जाधारी खाता, आप जान लीजिए कब्जाधारी खातों के सभी भूखंडों
पर पारस्परिक बंटवारा के आधार पर खाता रैयतों का कब्जा अलग अलग होता है। प्रत्येक प्लॉट में कब्जा जो होगा अलग अलग होगा, मगर बाएं तरफ जहां रैयत का नाम होता है वहां अंश दर्ज नहीं होता है। क्लियर हो गया, समझ गए? और ऐसे इसी तरह से हुआ है। आगे भी जान लीजिए, ऐसे खातों की प्रविष्टियों का अर्थ है कि भूखंडों के नामों के सामने दर्ज व्यक्ति का हिस्सा अधिकार इस पर अन्य हिस्सेदारों का नहीं होता है, मगर रिमार्क्स कॉलम में प्रत्येक प्लॉट के आगे में उस व्यक्ति का कब्जा लिखा रहता है। क्लियर हो गया? जी सर, वही से ही हुआ है। अब तीसरा जान लीजिए, मिश्रित खाता। ये आप जान ले, मिश्रित खाता किसे कहते हैं? मिश्रित खातों में कुछ भूखंड पर संयुक्त दखल में और कुछ भूखंड पर क्या होगा, अलग अलग हिस्सेदारों का दखल होता है। क्लियर हो गया? और इनमें हिस्सेदारों का अंश उसी तरह से एक भूखंड के स्तंभ में संयुक्त अलग अलग व्यक्ति के कब्जे में प्रविष्टि रहती है। ये क्लियर हो गया, समझ गए? जी सर जी, क्लियर हो गया? इसी तरह से है। इसी तरह से है ना? तो हमसे आप प्रश्न कीजिए ना, उत्तर देने में बहुत मजा आता है हमको। हाँ ठीक है सर। हाँ, इसी तरह से कब्जा भी है उन लोगों की जमीन का, जैसे बता रहे हैं सर आप। बिल्कुल, आप प्रश्न कीजिए और हमको उत्तर देने में बहुत अच्छा लगता है। आज जितने आप लोग जटिल डिटेल पूछिएगा तब ना हमको भी, मेरा भी दिमाग लगेगा। आप लोग सरल सरल प्रश्न करते हैं तो क्या उत्तर हम दे, जो है सरल सरल भाषा में दे देते हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। समय कम है, नेक्स्ट पेज पर चलिए। समय कम है, थोड़ा सा कुछ लोगों से जुड़ जाए। नेक्स्ट, आज लगता है कि हमारे लड़कियों की तरफ से कम प्रश्न आ रहा है। क्या भाई, महिला सशक्ति का उदाहरण दीजिए आप लोग। देखिए प्रिया कुमारी जी, देखिए मुस्कुरा रही हैं। क्या कोई प्रश्न नहीं है आपके? हाँ बोलिए प्रिया जी। सर पूछना ये है कि जैसे 5 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है। हाँ हाँ। और उन्होंने बंटवारे में चौहद्दी भी लिखी हुई है। हाँ बिल्कुल। और 2 भाइयों के बीच में जमीन को आपसी मतलब उन्होंने बदलेन किया है दो के बीच में। और बाकी 2 भाइयों ने जमीन को आधा बेच दिया है, और जिनके बीच में बदलेन हुआ है उनमें से एक ने बेचा और एक ने नहीं बेचा है। तो इसको क्या इसका रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा या फिर ऐसे ही हो जाएगा? इसकी रजिस्ट्री कराना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये पारिवारिक व्यवस्था के तहत आपस में बदलान किए होंगे लोग। तो उसी स्थिति में आप खाते का निर्माण करेंगे और दूसरे जो यादाश्त पंजी आप संधारित आपके कानून को करेंगे, तो उसी स्थिति में दूसरे भाई होंगे उनसे हस्ताक्षर बनवा लेंगे तो मान्य हो जाएगा, क्योंकि एक ही परिवार का अंतर्गत वो भूमि है। तो हस्ताक्षर वाली कागज तो बनाना जरूरी होगा ना सर? हाँ बनाना होगा। आपको बताया है कि यादाश्त पंजी जब संधारण होगी, प्रत्येक खेसरावार रैयतों के द्वारा जितनी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्राप्त होती है या कागज प्राप्त होती है, उसे बंडल बनाकर पीछे में लाल स्केच पेन से यादाश्त संख्या, राजस्व ग्राम का नाम और थाना नंबर ये सब अंकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम का सारे यादाश्त के क्रम में जितनी दस्तावेज प्राप्त हुई है उसे सुरक्षित रखना और संरक्षित रखना है। लेकिन एक सवाल और है सर इसी में। बोलिए। हाँ, जो आपसी बदलेन हुआ है सर, हाँ। उन दोनों का रकबा एक है, लेकिन जिसने बेच दिया सर उसका तो रकबा घट गया। वो तो घटेगा ही, तो फिर उस रैयत विक्रय पत्र के आधार पर उस रैयत पे चला जाएगा। किसी थर्ड पार्टी से बेचा है एक भाई ने और बदलेन उन्होंने आपस में किया है और कोई कागज नहीं है अभी। नहीं, सेल डीड तो बेचा होगा तो उसका तो प्रमाण होगा ना। हाँ, आप वंशावली बनाएंगी, वंशावली के आधार पर जो है उसका पंचनामा बनाया जाएगा। और ये प्रयास रहता है कि उस रैयतों को कह दें कि आप एक पंचनामा बंटवारा बना लीजिए ताकि वो आपका हो, क्योंकि जब आम सभा आप करते हैं तो उसी समय आप प्रचार प्रसार कर दें कि सभी रैयत अपने जितनी उन लोगों के पास दस्तावेज है, विक्रय पत्र, दान पत्र, बदलैन है, सब लोग नामांतरण अंचल अधिकारी के यहाँ जाकर आवेदन पत्र देकर आप करा लें। अगर आपसी बंटवारा है तो आपसी बंटवारा पंचनामा के आधार पर या बैठकर कर लें और उसकी भी नामांतरण करा लें। ये प्रचार प्रसार करना अनिवार्य है। सर एक मिनट सर, चौहद्दी अगर उनकी एक ही है तो भी कागज बनवाना जरूरी होगा क्या सर? बदलेन करने के बाद नहीं, बनना तो चाहिए, एकदम बनाना आवश्यक है, बना लेना चाहिए, तभी ना आप उसके आधार पर आप कीजिएगा। कल आज मौखिक बोल रहा है तो मौखिक बात का नहीं ना चलेगा, उसके कागज बना लें आप। यह है। चलिए नेक्स्ट, ये संजय सुमन जी कोई प्रश्न करना चाह रहे हैं, बोलिए सुमन जी।
बोलिए संजय जी, बोलिए क्या प्रश्न आपका? गांव में, हाँ बोलिए। गांव में देखते हैं सर, बहुत जमीन का खाता किसी और के नाम से खुल जाता है। हाँ, तो उस केस में मतलब क्या इसका प्रावधान है? देखिए गांव में इस तरह का खाता खुलता है क्योंकि आप जी, प्रचार जी, जी। प्रसार नहीं करते हैं, रैयत उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए जी, आपके जी। अमीन साहब इस तरह से आपका बिहार सरकार और अवैध दखल लिख देते हैं। इसलिए जी, जी, जैसे जी। ही आप उद्घोषणा होती है, बंदोबस्त अधिकारी जी। महोदय के द्वारा उद्घोषणा की जाती है, उसी जी, दिन जी। से आप सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु, सर्वेक्षण कार्य शुरू करने हेतु आप प्रचार प्रसार शुरू कर दें। आप अपने रैयतों जी। के बीच काफी प्रचार करें ताकि सभी जी। रैयत, अगर कुछ रैयत बाहर भी रहते हैं, उन्हें मालूम हो जाए कि मेरे यहाँ सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया। और साथ ही अपने जी। शिविर में प्रत्येक राजस्व ग्राम का एक टेंटेटिव समय सारणी भी आप ये प्रदर्शित कर दें कि इस तारीख से इस तारीख तक किस्तवार का कार्य किया जाएगा, इसके बाद खानापुरी का कार्य किया जाएगा, अगले प्रक्रम में ये कार्य होगा। ये आप राजस्व जी। ग्राम वार अगर आप शेड्यूल प्रकाशित कर देते हैं तो रैयत उपस्थित जी। होकर अपनी दावा आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते जी। हैं। चलिए। और सर नया खाता जो खोलेंगे सर, ये नंबर सर मतलब लॉट किया जाएगा कि अपने से नंबर कहीं से स्टार्ट किया जाएगा? ग्राम जी, राजस्व ग्राम में सर नया खाता नंबर जो हम लोग लॉट करेंगे, हाँ, ये नंबर मतलब कहाँ से दिया जाएगा? मतलब ये रैयतवार व्यवस्थित किया जाता है। वो नंबर हम लोग नया नंबर स्टार्ट करेंगे ना? नया नंबर स्टार्ट होगा, वो रैयतवार वर्ण माला के अनुसार किया जाता है, उसी व्यवस्थित अच्छा, किया जाता है, उसी को तरतीब कहते हैं।